जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फ़र्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी कहीं होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम सिटी एट 10 सुबह के आगाज़ में आपको वेलकम करेंगे और अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करेंगे जनाब कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन दिया और आज का दिन को भी हमने अवेल करना है कि उस परवरदिगार ने खैर आफियत के साथ हमें मौका दिया नमाज तहज्जुद अदा करने का, ना सिर्फ नमाज फ़जर अदा करने का, ना सिर्फ बल्कि हमें कुरान पाक पढ़ने का। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि पूरी तरह से ज़िंदगी उसके ऊपर हमारी सब कुछ लिख डाला है और हमने उस पर अमल करना है तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारनी है, तो उस पर अमल करते हुए जाना है। तो फिर देखिए ज़िंदगी कितनी स्मूथ की तरीके से आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। डिपेंड कि आपने रोज़ाना सुपारा पढ़ना है, कुरान शरीफ पढ़ना है तो लेकिन लाजमी पढ़ें। हमारे यहाँ सिर्फ माज़रत के साथ कि जो है वो लोग रमज़ान मुबारक में कुछ हैं जो वो पढ़ते हैं, लेकिन नहीं साहब बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह के आगाज़ में भी पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसका तर्जुमा भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आ जाए कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने क्या क्या फरमा दिया है। जैसे दुरूद शरीफ है, दुरूद शरीफ का विर्द करते रहिए, हर वक्त विर्द करते रहिए। आप एक पढ़ेंगे तो आपको 10,000 नेकियां जो हैं वो अता होंगी। तो क्यों ना कि ये जब आप फ़ारिग औक़ात में जब भी आप बैठे हो तो दुरूद पाक का विर्द करते रहें, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, सब्र शुक्र करते रहिए कि अल्लाह ताला ने हर हाल में अल्लाह ताला ने बेहतर मुनासिब तरीक़े से हमें रखा हुआ है और हम जितना शुक्र अदा करेंगे आज का अल्लाह ताला ने एक और दिन दिया। खैर आफियत के साथ हम निकल पड़ें अपनी राह की जानिब। कोई ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ताजिर हो तो कारोबारी एतबार से बात की जाए, तो सनती एतबार से बात की जाए तो सनत की तरफ ना से बल्कि लोग अपनी उम्मीद पे हैं जनाब कि अल्लाह ताला आज का दिन भी खैर आफियत का हामिल हो। तो बात करते हैं कि हर जगह हर तरह के लोग पाए जाते हैं और बहुत से लोग यानी कि बॉसेस की बात किया, हुक्मरानी की बात की, क्योंकि आज का जो मेरा हमारा टॉपिक है निज़ाम हुक्मरान और तर्ज़ हुक्मरानी, यानी कि गवर्नमेंट का सिलसिला कि वो आखिर वो किस तरीके, उसका स्टाइल क्या होता है, वो किस तरीके से चलता है। तो देखा जाए तो हमारे घर से लेकर हुकूमती एतबार तक ही सारी जो है वो निज़ाम एक है, निज़ाम सिलसिला चल रहा है। उसमें हुक्मरानी का हर एक फ़र्द है उसके घर में या फिर शहर में, आपके इलाके में। अगर हम बात करें घर में तो पेरेंट्स होते हैं जो कि सिस्टम चलाते हैं, फिर आपकी सोसाइटी आ जाती है, सोसाइटी की यूनियन का होती है, यूनियन काउंसिल होती है, फिर वो उनके सरबरा होते हैं, वो आपको देख रहे हैं और उनका एक अपना अंदाज़ होता है जिसके ऊपर वो हुकूमत करते हैं। ना सिर्फ बल्कि अगर हम सूबा एतबार से देखें, हम पाकिस्तानी सतह पर देखें तो हर इंसान जो है वो पाकिस्तान के लिए या उस सूबे के लिए या उस शहर के लिए, इलाके के लिए, और घर हो तो माँ बाप अपने घर के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं और अंजाम देते हुए उन चीज़ों को खैर और कामयाबी की तरफ गामज़न रखते हैं। तो बात है कि बाज़ सलाहियत अफराद हर दौर की तहज़ीब और माशी तरक्की में नुमाया किरदार अदा करती है कि अगर मैं समझता हूँ उनको मुस्बत रास्ता मिल जाए, वो चीज़ें मिल जाएँ, वो टूल्स मिल जाएँ जिस बुनियाद पर उन्होंने सिस्टम को चलाना है और नेक नीति के साथ हो तो फिर कमाल हो जाता है। अदब, फ़लसफ़ा, साइंस, हुक्मरानी के अंदाज़ हों या कौम और रियासत साजी का अमल, कदीम से जदीद तारीख़ तक नामवर अफराद ने अपने नकूश छोड़े हैं। ये एक अलग बहस है कि बड़े लोग समाज में किसी तौर पर पैदा होने वाली हरकियात का समन हैं या वो अपनी फितरती इफ्तदादी ताबे इल्म, दानिश और जज्बे के ज़ोर पर तारीख़ का धारा तब्दील करते हैं। जानने पहचाने का खबरीन और मुख्तलिफ़ शोबाहाए ज़िंदगी में उनके किरदार के हवाले से तो बात होती ही रहती है जनाब, जो हर मुल्क में कौमी हीरो का दर्जा रखते हैं। मगर आम आदमी अपने गिरदोपेश, अपनी समाजी इक़्तिसादी ज़रूरियात के हाथों मजबूर होता है। इस पर शायद ही कभी कोई बात हुई हो कि वो कैसे इनकलाब बर्पा कर सकता है। खुसूसन काश्तकार की अगर हम बात करें, हमारे काश्तकार होते हैं, सनती एतबार से लोग होते हैं या वो लोग जो मुल्क कौम के लिए खिदमत करते हैं। तो हम किसान की बात करते हैं कि काश्तकार यानी किसान जो मिट्टी को उससे खेलता है, उसको उलट पुलट कर देता है, उसको मौसम सर्द गर्म सबको देखते हुए आया कि उसके दस्तरखान हमारे लिए वो जीनत बना डालता है। हमारे शहरों के फ़लसफ़ियों और दानिश्वरों की नज़र में बस मिट्टी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है साहब, लेकिन ये पाकिस्तान की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है हर एतबार से। सनती दौर की पेशरफ्त और आलमी धारा काश्तकार और किसान के गुज़रे ज़मानों के बाक़यात करार देता है। कारगिल मार्क्स और कार्ल मार्क्स और इसके नज़रियाती चश्मे से सराब होने वाले जिनकी कमी नहीं, ज़मीन से पैदावार हासिल करने वालों को दकियानूसी और क़दामत पसंद मानते हैं। इनका इनकलाबी मर्द खानों का मज़दूर है। तो बात सिंपल सी है साहब कि मज़दूर तो मज़दूर है और हर 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 चीज़ का एक मज़दूर होता है। हम भी मज़दूर हैं, आप भी हैं, किसी न किसी जगह एक कहीं काम कर रहे होंगे और कहीं आप सरबरा होंगे।
तो आपकी सोच अगर सरबराह वाली है, आप सीनियर, आप सोचते हैं कि यार मैंने इसको करके और लोगों को साथ काफ़िला लेके चलना है और एक पॉजिटिवली लेके चलना है बीइंग अ मुस्लिम, और इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को सबके लिए बैलेंस चीज़ें हों और लोगों को फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो, सिर्फ अपना नहीं है आपका हो, तो जनाब अली तो फिर कारवां बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी की तरफ गामजन रहता है और वो मुल्क भी तरक्की करता है, वो सूबा भी बहुत तरक्की करता है, वो शहर भी बहुत तरक्की करता है, वो घर भी बहुत तरक्की करता है जब आप यूनिटी के साथ चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। तो हुक्मरानी है, निज़ाम है, चलाना है, चलाएंगे इसको अच्छे से पॉजिटिव अंदाज में, फिर देखें ज़िंदगी कितनी प्यारी खूबसूरत है, हुकूक अल्लाह, और तवक्कल करते रहिए। फिर देखें अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो बस अल्लाह पे छोड़ दीजिए, फिर देखिए कि सारे रास्ते किस तरीके से हम होते हुए निकल जाते हैं। तो सबसे आगाज़ में जनाब अली बहुत से काम होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी जिन पर आज हम गुफ्तगू तो हम यहाँ पर भी अपने सवालात के ऊपर करेंगे, डिटेल बात करेंगे, और जो आपके काम है वो भी साथ साथ करते रहिएगा। तो हम वेलकम करेंगे जनाब हमारे अशरफ भाई, अशरफ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज हैं? बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह, क्या बात है, आज बड़े जच रहे हैं आप हैं माशाल्लाह, ये अच्छा लग गया देख के, मुझे देख के नहीं यार, अरे अल्लाह ताला खुश रखे और यूँ ही मुस्कुराता रखे, आपके चेहरे मुस्कुराहट हमेशा बिखेरता रहे। बच्चे वगैरह ठीक हैं सब घर में, सब भाभी वगैरह सब खैर, ऑफिस से ट्रैफिक अबूर करते हुए, पार करते हुए, जद्दोजहद करते हुए अब तो बड़ी चीज़ें माशाल्लाह अलाइंड होती जा रही हैं कि जैसे मैचेस का और आइडियाज़ हमारे करीब आ रही है, तो हम ये असरात नज़र आ रहे हैं। वो असरात जो हैं आप देखें कि गुलशन से लेके जो आपको स्टेडियम के पास, फिर आप कारसाज, फिर शराय फैसल, जहाँ जहाँ पैचेस थे, तो जो इतने दिनों से हम लोग खबरें चला रहे थे तब नहीं हुआ, लेकिन अब हो गया। चलें, देर आए दुरुस्त आए। अब कराची शहर में तेज़ी से दिन और रात जो हैं, जो सड़कें टूटी हुई थी उस पर काम हो रहा है, और आवाम का सबसे बड़ा दर्द सर वो हल हो रहा है। लेकिन इसके साथ देखें, जब आपने स्टार्टिंग में कहा कि गवर्नेंस, तो निज़ाम और हुक्मरान, इन सब की बातें करें, तो ये हमारा जो एक बैड गवर्नेंस की बात की जाती है, तो बैड गवर्नेंस से कौन कौन इम्प्लीमेंट होता है? हर कोई, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हों। अब आप बैड गवर्नेंस से देखें तो स्कूल जाते हुए बच्चे सुबह रश में फंस जाते हैं, फिर जब स्कूल की छुट्टी होती है उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम आपका ख़राब है, आपका निज़ाम देखें सड़कों का वो ख़राब है। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है, जो सूबाई गवर्नमेंट का आपने कहा, तो इसी मुल्क में बाकी भी सूबाई गवर्नमेंट है, वहाँ जाके देखें और यहाँ देखें, तो यहाँ अगर हम देखें, हमने कितनी खबरें चलाई हैं। तो गवर्नेंस की जब आपने स्टार्ट में बात की ना, तो हमने जब पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम देखें, जब हम सुबह का आगाज़ करते हैं तो आप तिलावत से सुने, तर्जुमे के साथ सुने, तो आपको मतलब एक यकीन होता है और समझ में भी आता है कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो ये हमारे हुक्मरान भी अगर सुनना शुरू कर दें तो इनको भी आएगा कि अगर ये हुक्मरान बने हैं तो इनकी ज़िम्मेदारी क्या है। अब ज़िम्मेदारी, अगर ये वोट लेकर आए हैं हकीकत में, तो इनका काम है आवाम को, ये आवाम के नुमाइंदे हैं ना, आवाम के नौकर के हैं आप, तो उनको खिदमत करनी है, उनको सर्विसेज देनी है। तो अब एक बंदा अकेला तो नहीं कर, जैसे मेयर कराची की बात करें तो हमारे जो आवाम है उनको भी खिदमत में हिस्सा डालना होगा। जो ये सारे, अभी भी मैं आ रहा था तो एक साहब जो हैं, मतलब ट्रैफिक था, सुबह का टाइम है, रश पीक आवर होता है, बाइक पे वो आए, बिल्कुल उन्होंने कट मारा, मेरी गाड़ी से हल्के से टच हुए ना, ठीक है, मैंने फ़ौरन से ब्रेक मार दिया। अब मसला ये है, आप ट्रैफिक में चलें, पीछे वाले मेरे टच हुए वो भी, फिर मैंने आगे जाके उसको स्लो किया, साइड में लाया, मैंने कहा भाई गाड़ी को कुछ नहीं होगा, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए होगे, अल्लाह रहम। हाँ, तो आप गाड़ी है, मास इंटू एक्सेलरेशन कहलाता है ना, आपका जितना बड़ा मास होगा, बाइक का मास कम है, वो हल्की सी गाड़ी टच करेगी वो उधर चला जाएगा, सही बात, हाथ पाँव टूटा हुआ होगा। हाँ। तो मैंने उसको कहा कि आप बराबर में आके वही जो साइड मारते हैं यूँ करके तो वो सबसे बड़ा मसला ये देखते नहीं है कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। हाँ। अब रोज़ अगर आप आएँ, आप भी देखते होंगे आते हुए एक्सीडेंट ज़रूर मिलता है, मुझे तो मिलते हैं भाई। जी जी जी। वो बाइक वाला जा रहा है, मतलब वो कारसाज वाली रोड पे सिग्नल एक जगह पे आता है, वहाँ पे वो जो पंखे वाला जो सिग्नल कहलाता है, तो वहाँ पे सबको पता है रुकना है, सिग्नल रेड हुआ है, वो जाके खड़ी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक खड़ी हुई है, उसमें पीछे से आके घुस जाएंगे। अब मसला ये है कि हमारा जो निज़ाम है तो इतना ख़राब हो गया है, जहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक देखेंगे रॉन्ग वे,
जो गाड़ियाँ आ रही हैं उधर जाके उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये निज़ाम को हमें दुरुस्त करना होगा। सिस्टम भी नहीं है ना हमारे, जहाँ दिल करता है जिस लैंड में चाहते हैं हम उस लैंड में आ जाए जहाँ जगह मिलती है, जबकि एक्चुअली आपको पता नहीं है हमें कि फर्स्ट लैंड, सेकंड लैंड, थर्ड लैंड कि किसके क्या क्या रूल्स हैं। हमें तो रूल्स अपने लिए बनाए हुए हैं, किसी के लिए नहीं है, किसी को नहीं पता है। हाँ। आपने जो आज स्टार्टअप किया, फिर आपने सारे निज़ाम के ऊपर बात किया, हुक्मरान की बात किया, तो निज़ाम को कौन ठीक करेगा? हुक्मरान। हुक्मरान कौन है? वो खुद पहले ठीक होंगे तो निज़ाम ठीक होगा। तो ये जो पूरा मुझे तो ऐसा लगता है कि अशरफ भाई हमें ठीक होंगे तो फिर निज़ाम ठीक हो जाएगा। नहीं होगा वो, हम भी तो ठीक नहीं होंगे ना। ठीक, हाँ असल में हम डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ फेथ को थोड़ा सा खो बैठे हैं माज़रत के साथ, जो मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया। ये जो मुल्क मिला है, हम कहीं बैठे हुए थे तो डिस्कस हो रहा था, तो कुछ होते हैं आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी में टर्मिनल होता है तभी करंट आता है। तो वो साहब जो है बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ये वो, मैंने कहा अगर आप कभी बैठे ना इंडिया जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि ये क्या मुल्क है। सही बात, इसने सब कुछ दूसरी निगाह से तो देखें आप। ठीक है, आप आज़ाद मुल्क में आप कुछ भी चाहे बोलते हैं, वहाँ जाके बोल के देखें, फिर लग पता जाएगा। सही बात है। तो आप शुक्र अदा करें वो अल्लाह ताला के कि हमको आज़ाद मुल्क मिला हुआ है, हर कोई आज़ादी है। हम जो कुछ करना चाहें हम कर रहे होते हैं क्योंकि हम आज़ाद हैं। आज़ाद है तो वो आज़ादी इस मुल्क के लिए भी है ये, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है तो हम हैं, बाकी सब कुछ है। तो ये निज़ाम को ठीक करना है, जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी आवाम है, ये सब तो एक अपनी एक सोच है कि अगर हम इस सिस्टम को ठीक करना है तो हमें भी ठीक करना हमें ठीक करना जरूरी है। जिस तरह अगर हमें अपने आप ठीक करना है तो हम अपने आप को ठीक करना है तो औरों को ठीक हो सकते हैं। हम अपना आप ठीक कर लीजिए, घर के सिस्टम को ठीक कर लीजिए, तो आपके इलाके में रहने वाले वो आपके साथ बहुत अच्छे से मिलेंगे। आप अच्छे से मिलेंगे तो सामने वाले अच्छे से इज़्ज़त दीजिए, इज़्ज़त लीजिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। इस सिलसिला में देख रहे हैं कि नाश्ता भी होता है और लोग घर में भी नाश्ता करते हैं, गैस आ रही गैस जा रही है और रेट्स भी हाई हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं यार बाहर से खा लेते हैं, जितने की गैस घर में खर्च उतने कम में तो नाश्ता हो जाता है। अच्छा मुझे बताएं यार ज़रा, कराची में मुझे नाश्ता करना है अगर हलवा पूरी का, तो कहाँ जाऊँ? सुबह के आगाज़ में ज़रा आप मशवरा दें अच्छा। तो हम हलवा पूरी जैसे हम आयशा मंदिर पे है दमथल, आप जाके देखें कैसा रश होता है वहाँ पे। और पूरे मतलब मैं तो हैरान, जौहर में भी है, जौहर में मतलब सब जगह पे जाएँ। और कराची ऐसा है नाश्ता तो अगर आप देखेंगे 12 बजे भी लाइन लगा के पूरी ले रहे हैं। मैं पता है 1-2 बजे भी देखा है कुछ जगहों पर, 2-2 बजे। कराची है ना, कराची की ये शान है, खाना पीना ये सब। तो नाश्ते का सबसे एक तो आपको चाय के होटल पे पराठे, लच्छेदार पराठे जो मिल रहे होते हैं। लच्छेदार पराठे, दिल्ली वाले पराठे भी तो हैं वो जो कैंट के करीब जो दिल्ली, मतलब वो सब अपने अपने टेस्ट पे जाते हैं, जो करीब होता है वो चले। जैसे हम लोग ढूंढो, जैसे कभी मूड होता है कि लच्छे वाले पराठे खाएं चाय के साथ, कहाँ जाते हैं? मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे गुलशन में भी है, फेडरल बी एरिया में भी है, आशा मंदिर पे भी, एक आलमगीर हैदराबाद में भी बड़ा ज़बरदस्त। हाँ वो टोसो के पास, हाँ। तो वहाँ पे रश आप उसकी भी अच्छी होती है, रश बड़े तरीके से देते हैं वैसे वो लोग, पूरा उसको पैक करके देते हैं बड़ा। अगर आपने नहीं खाई तो उनकी ज़रूर खाइए। मगर जो सबसे वो है ना, जो हलवा पूरी लोग, बाकी भी अगर मैं गया हूँ, लाहौर गया हूँ, पेशावर भी गया हूँ, उधर मिलती तो है, लेकिन जो कराची वाला जो स्टाइल है ना कि वो पूरी होती है, फिर 2 आपके सालन होते हैं, एक आलू वाला होता है, एक आप ज़्यादा कौन सा खाते हैं? आलू वाला खाते हैं, छोले वाला। ये हाँ, अच्छा फिर तो आलू वाला क्यों बनता है? मुझे समझ नहीं आता यार, ये सब वही खाते हैं। ये बेचारा रात भर बैठ के आलू की जो आपका हलवा होता है वो अगर हलवा देसी घी का बना हो। अच्छा बंस रोड पे भी एक बड़ा, सॉरी पाकिस्तान चौक पे, पाकिस्तान चौक, बहुत पुराने अंकल हैं, बहुत ही पुराने अंकल हैं। मैं मुझे लोग कहते हैं कि वो पार्टीशन से पहले वाले, फ्रेस्को नहीं दूसरे एक और, हाँ फ्रेस्को की भी बहुत अच्छी होती है। उनकी जलेबी, साथ वाली जलेबी तो उफ कमाल कर देती है, देसी घी में बनती है भाई, नेमो बदल है ही नहीं। और सबसे महंगी जलेबी जो है वो फ्रेस्को पे मिलती है पूरे कराची में। एक खा लें आप सैर हो जाएंगे। अच्छा एक दूध जलेबी भी होती है। हाँ दूध जलेबी अक्सर पंजाब में, हमारे कराची में तो मुझे नहीं पता इतना ट्रेंड है कि नहीं, लेकिन पंजाब में बहुत है दूध जलेबी खाना है, और वो बड़ी बड़ी ताकत होती है साहब। इमरती वगैरह अगर आप खाएं तो वो कहते हैं इमरती ज़रा फ़ायदेमंद आता है, क्योंकि जिस मटीरियल से बनाया जाता है वो बड़ी कारआमद होती है, सेहत बख्श होती है वो। अच्छा तो यानी कि फिर वहाँ से आप खा लें, और वहाँ का जो हलवा है ना सर वो देसी, अगर आपने नहीं, अच्छा उनकी थोड़ी सी पूरी स्मार्ट सी होती है जो पाकिस्तान चौक वाली बता रहा हूँ, लेकिन जो है ना वो उसका हलवा बड़ा क्लासी होता है। उफ देसी घी में फुल, और उसके ऊपर वो टॉपिंग लवाजमात, आए यार क्या बात कर दी सुबह आगाज़ में। और कुछ लोग जो है वो साहब वो खान साहब का पराठा, पठान का पराठा खाएगा। अल्लाह ताला ने ये साल भी खैर आफियत के साथ आपका मुकम्मल किया, और अल्लाह ताला आपको हर आने वाला दिन खैर और बरकत का हामिल, ना सिर्फ कामयाबी की तरफ गामजन रहें, और आपका साया आपके बच्चों पर हमेशा कायम व दायम रहें। और जो आपके मिशंस हैं, जो आपके गोल्स हैं इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने आपसे जिन चीज़ों को चुनाव करवाना है, अल्लाह ताला
वो भी आपसे अच्छे से करवाता हुआ ईमान का खात्मा खैर आफियत के साथ हो। और कैसा लग रहा है जी बर्थडे बचपन की बर्थडे और एक दिन की ये वाली बर्थडे हाँ ये वाली सॉरी बर्थडे कहते हैं, बर्थडे हम बर्थडे कहते हैं, ज़रा बर्थडे। तो रात से सब विश कर रहे हैं सारे दोस्त वगैरह जो ऑफिस के भी, फिर वो बाकी जो फ्रेंड्स हैं फैमिली में जो हमारा ग्रुप है फैमिली के, वो सब अब वो सारे मैंने कहा कहाँ केक काटूंगा मैंने कहा ऑफिस का अलग है, फिर घर जाओ। अच्छा तो मैंने कहा चले, तो बच्चे बड़े इंतजार करेंगे बाबा आएंगे केक शेक ज़रा कटिंग। तो रात में 12 बजे कटिंग शटिंग या आज होगी? नहीं वो तो वाइफ असल में घर में कुकिंग उन्होंने होम इकोनॉमिक्स कॉलेज जो है माशाल्लाह हमारी बचत ये हुई थी, पिज़्ज़ा वगैरह ये सब घर में ही बन जाता है। यार आप तो अच्छे आदमी हैं यार, बड़ी माशाल्लाह भाभी तुसी ग्रेट भाभी, कमाल कर दिया आपने तो, मतलब आप तो शेफ भी हैं आप तो यार। वो बस वो खर्चा बच जाता है ना खर्चा तो बर्थडे 12 बजे सबसे पहले किसने विश किया? ये मतलब बच्चे लेकर आए, मम्मा ने केक बनाया हुआ था, मुझे पता नहीं था, उन्होंने बना के रखा हुआ था, तो मैं बैठा सरप्राइज था। ठीक 12 बजने में 1 मिनट पहले उन्होंने वो कैंडल जलाई, वो भी वाली नहीं मैजिक वाली जो फूकते हैं दोबारा जल जाती है, वो ला के स्पार्किंग टाइप की। अच्छा मैंने कहा सबने विश किया, सबने एक साथ, तो फिर बहनों का सब वो हैप्पी बर्थडे टू यू आया, तो अब मैंने वो फूक, मुझे नहीं पता था मैजिक वाली है, मैंने एक दफ़ा फूका फिर जल गई, तो मैंने कहा भाई अब वो कह रहे हैं आपकी हवा जो है कम माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। आज हमारे अशरफ खान साहब जो हैं माशाल्लाह बड़े सीनियर रिपोर्टर की हैसियत रखते हैं और बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 साल के हो गए हैं बिल्कुल ये ना आप देखें, आप कितने देखें इंसान अपने अंदर से आप खुश रहते हैं ना तो सारे मामला सेट रहते हैं, आप सेहतमंद रहते हैं, सेहत बख्श, मतलब आपको टेंशन ना लें जनाब, टेंशन लेंगे तो है नहीं, फिर आप फिर कैसे खुशियाँ देखें, खुशियाँ कहाँ में, जिस दिन आपको हंसने मुस्कुराने का दिन मिल रहा है ना, यकीन जानिए आप उसको एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि वो पल वो वक्त कब दोबारा नहीं आएगा, रिपीट का कोई सीन नहीं है हमारी ज़िंदगी में। तो जहाँ मौका मिले हंसने मुस्कुराने का उसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें, भरपूर थोड़ी देर के लिए, अगर कोई चीज़ ऐसी है आपकी ज़िंदगी में तो उसको थोड़ी देर के लिए हिम्मत करके उसको थोड़ा साइड करें। आई नो कि नहीं हो पाता, कोई तकलीफ़ हो कोई गम हो कोई ऐसी बात नहीं हो पाती, लेकिन उस वक्त का जो चुनाव होता है ना, वो जो खुशियों का होता है, जो आपके लिए लोग समेट के आपके सामने हाजिर होते हैं, उनके साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपके अपने जो होते हैं ना वो बड़े प्यारे होते हैं, ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जो आपका हर पल आपके साथ होते हैं। जनाब अली वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। कहीं मत जाएगा, आप जा रहे हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि ज़ाहिर है ब्रेक है, तो ब्रेक से वापस ज़रूर आएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी और भी कुछ चीज़ें हम शेयर करेंगे, कुछ वीडियोज़ भी बना के लेकर आए आज हम आपके लिए, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे वक्फ़े के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है। जनाब अली हम यहाँ हाजिर हैं और आप वहाँ हाजिर हैं, आपका बेहद शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन से नवाजा। जिन लोगों ने अभी टेलीविज़न लगाया है उनका थैंक यू वेरी मच एंड जज़ाकल्लाह। मेरे फादर मुझसे कहते थे यार थैंक यू ना कहा करो, जज़ाकल्लाह कहा करो, तो आज मेरे मुँह से थैंक यू निकल गया, तो फ़ौरन से मेरे फादर की बात याद आ गई कि वो हमें कहते हैं कि यार जज़ाकल्लाह कह दो, फिर अल्लाह जितनी इसको जज़ा दे। तो थैंक यू तो खैर एक हमारे एक अलग है, लेकिन ठीक है फ़ाइन, बट जज़ाकल्लाह बीइंग मुस्लिम, तो हमें कोई भी काम आपसे करवा ले या आप उसका काम कर दें तो जज़ाकल्लाह ज़रूर करें, सलाम ज़रूर करें। हमारे सलाम से लोग जो है ना थोड़ा सा वो होते हैं, मतलब ये इशारे में कहेगा ऐसे, वो दूसरा भी कहेगा तो ये वाला है और ये वाला है, और खुदा न खास्ता किसी मुंह में अगर मामलात हैं चल रहे हैं, मतलब पानशन खा रहा है जो कि खैर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कि वो भी कहता है तो हूँ नहीं करें, जो कोशिश करें जो सलाम करते हो अस्सलाम वालेकुम, यानी कि वालेकुम अस्सलाम, ये तुम पर भी सलामती, तो सलामती दूसरे साथ भेजते रहें ताकि हालात वाक़यात में जहाँ भी आप चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं तो खैर आफियत रहे हमेशा एक दूसरे के लिए। और ये भी एक दुआ है। सर अशरफ भाई माशाल्लाह, और अशरफ भाई की जो है हम बर्थडे बना रहे हैं और बर्थडे बड़ी ज़बरदस्त बना रहे हैं, हम केक शेक इन्होंने पार्टी कर ली है और कैसा बड़ी खुशी देखें यार आप ये देखें। तो आज भी केक कटेगा नहीं है जी? आज शाम में ऑफिस में अरे आज ऑफिस में भी तो बर्थडे है, क्या बात है, बर्थडे है भाई, बर्थडे है मेरे यार का बर्थडे है, ओके फ़ाइन ज़बरदस्त। अच्छा अशरफ भाई हम खबरें कुछ शेयर करते हैं आपके साथ। मुझे ये बताएं कि मैं सोच रहा हूँ बाहर चला जाऊँ, तो सोच रहा हूँ कि सैर सूर करके आ जाऊँ, फिर मैं सोच रहा हूँ कि जो मुझे छोड़ने जाएगा तो वो सुना है कि अब उससे, और जो मुझे लेने के लिए आएगा मुझे विज़िट, मतलब लाइक मैं अगर गेस्ट हूँ किसी दूसरे शहर में, मुल्तान में, लाहौर में, कहीं भी या दूसरे कंट्री में, तो साहब पाकिस्तान में स्पेशली इन्होंने कहा है कि वो एक कुछ चीज़ होना चाहिए आपके पास, वो क्या होना चाहिए ज़रा वो मैं चाह रहा हूँ जी। एयरपोर्ट पर ज़ाब्ता इखलाक एक आया है नया, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, जैसे कि अगर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ यहाँ से बैरून मुल्क या एयरपोर्ट में अंदरून मुल्क भी जा रहा हूँ, तो पहले होता फैमिली में सब जा रहे हैं छोड़ने के लिए, तो अब नहीं है, हाँ पूरा कुनबा जा रहा होता है। हाँ, तो अब ये है कि एक मुसाफिर अगर जा रहा है उसके साथ एक बंदा हो, खाला फूफी ताई सारे जा रहे हैं, और उसके साथ एक ये भी शर्त रखिए अगर कोई बुज़ुर्ग हैं तो उनके साथ 2 लोग जा सकते हैं।
लेकिन उसके लिए जो अब मुसाफिर को लेने के लिए भी जो होता है वो भी आप पूरा कुंभा जाता था कि वो जाके एयरपोर्ट पर रश लगा रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि ज़ाब्ता इखलाक है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से, जो एयरपोर्ट आपका एविएशन अथॉरिटी है, तो उसके लिए ये देख रहे हैं कि जो आपको कंसर्न देखा है सिक्योरिटी, तो उसके बाद जो है यहाँ पे बड़ा इक़दाम उठाए गए हैं। और जो ज़ाब्ता इखलाक है उसमें पहली चीज़ ये है कि अगर मुझे आज एयरपोर्ट जाना है तो मैं सिर्फ एक बंदे के साथ जाऊँगा, और वो भी शनाख्ती कार्ड होना उसका भी लाजमी है। यानी कि एयरपोर्ट जा रहा है उसकी टिकट होगी, उसका CNSE भी होगा, जो छोड़ने जा रहा है उसका भी CNSE होना चाहिए। और उसके साथ दूसरा ये किया है कि जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे एयरपोर्ट पे, तो उनके लिए भी जो उनका जो ऑफिस कार्ड है वो दिखाना लाजमी, उनकी भी चेकिंग होगी। अब यानी कि अब किसी और को नहीं छोड़, मतलब कि मुसाफिर और उनको लाने छोड़ने के अलावा जो वहाँ काम करते हैं एयरपोर्ट पे, दीगर कंपनीज वगैरह, उन सब, जैसे कि आपको पता है एयरलाइंस के जो हैं आपके वहाँ पे एयर टिकट के उनके दफातर भी हैं, वो बने हुए, तो उनकी भी चेकिंग होगी, कार्ड भी देखेंगे, उनकी भी चेकिंग होगी। अब ये इक़दाम हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट और ये सारे जो इक़दाम अभी हुए हैं, तो मुल्क भर के एयरपोर्ट पे भी हुआ है, जिसमें कराची है, बाकी इंटरनेशनल तमाम एयरपोर्ट हैं। अब ये है कि जो घर वालों को पहले से प्लान करना होगा, पहले जो सब तैयार होकर छोड़ने के लिए जाते हैं ना तो अब वो एक बंदा ही जा सके। सर हमारे कराची में देखें तो सी व्यू है घूमने के लिए एक 500 रोड है हमारे यहाँ, और एक एयरपोर्ट बचता है, या फिर एक कोई सड़क हो गई कि चलें जी लॉन्ग ड्राइव पे चल है जी। तो सर बात ये है कि वो एक एंटरटेनमेंट थी वो भी बंद कर दी, अंदर एक रेस्टोरेंट भी बना था, हम कहते हैं चलो एयरपोर्ट को देखते देखते बर्गर शर्गर पिज़्ज़ा वगैरह चीज़ें खा लें। हाँ, वो बच्चों को दिखाने के लिए भी लोग लेके जाते थे। हाँ, ये एयरपोर्ट है, और वो सारा वहाँ पे वो गार्डन में भी बैठे, बहुत अच्छा एयरपोर्ट पे बाहर आपने देखा है गार्डनिंग वगैरह ये सब, तो बहुत कितना अच्छा मेंटेन है आप देखें। हाँ, तो वो मैं भी देखता था, जब आता जाता हूँ तो देखता हूँ पूरी फैमिली आई हुई है ना भर करना, वो और एक बंदा सुजुकी में सुजुकी में आए हुए, सुजुकी में ईमान से बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब ये है कि अब कंसर्न ये है कि सिक्योरिटी का सबसे बड़ा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी है, और जो हमारे मेहमान आते हैं उनको भी देखते हैं, क्योंकि वो भी देखते हैं जब वो बाहर से आते हैं ना तो वो भी घुर घुर के देख रहे हैं, वो कि इतने सारे लोग के वो लेने के लिए आए हुए हैं, ये वो तो खैर वो एक हमारी वो मेहमान नवाजी है, एक मेहमान नवाजी कि हम आ रहे होते हैं तो इतने सारे लोग यहाँ बाहर जाएं आपको कोई पूछता नहीं है, सीरियस नहीं पड़ोस में रहने वाले को नहीं पता ना, सामने वाले पीटर का नहीं पता, पीटर सामने रहता है, लेकिन हमारे यहाँ सबको पता होता है। उनको पता था कि मैं इस टाइम पे आ रहा हूँ, तो डिले आगे पीछे हो गए, तो अब मैं खड़ा हूँ, मैं तो नहीं जानता, अजनबी शहर में आया हूँ, वो भी दूसरे मुल्क, अब वहाँ खड़े होकर अब मैं टेंशन में सबको देख रहा हूँ, और ऐसे ही मुझे लग रहा है कि सब मुझे ही देख रहे हैं, ऐसे क्यों देख रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सब आए तस्वीर की तरह भाई आए हुए हैं, बहनें आई हुई हैं, ये वो, तो अब सब बच्चे बच्चे आए हुए हैं, तो अब वो सिलसिला नहीं होगा। अब ये होगा कि एक बंदा ही जाएगा, वो लेकर आएगा, और बाकी एक स्पेशल लेन का रखेंगे। जैसे अब मैं जा रहा हूँ, जैसे मैं कोई लेने नहीं आया है तो मैं बुक करूँगा टैक्सी, वो टैक्सी अंदर नहीं आएगी, एयरपोर्ट से आपको निकल के ट्रॉली लेके, जो आप एग्जिट वाला नहीं है वहाँ पे वो टैक्सी जो है वो खड़ी होगी, तो वहाँ तक आपको जाना होगा। सर ये तो बड़ा दिक्कत, अगर कोई खातून या साहब ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, तो फिर उनके लिए क्या होगा फिर, अगर टैक्सी उन्होंने कर? अब वो एक स्पेशल लेन दी है इन्होंने, अच्छा, जो इनकी जो रजिस्टर्ड टैक्सी हैं, अनरजिस्टर्ड गाड़ियों को अंदर लाना, क्योंकि फिर वो मसला होता है ना, जो रजिस्टर्ड होंगी जो कंपनीज़ की जो वहाँ पे हैं, जैसे कि ऑनलाइन टैक्सीज वगैरह, उसका मसला है, लेकिन जो एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस है, जो उसका बूथ बना हुआ है, जैसे देखा होगा आपने एयरपोर्ट जो टैक्सी सर्विस है वो वहाँ पे खड़ी भी होती है। अच्छा। तो उनका क्योंकि एक एक गाड़ी का सारा डिटेल है उनके पास, मगर जो ऑनलाइन पे आ रहे हैं उनकी डिटेल नहीं है, कौन है बंदा क्या है, यहाँ तो ड्राइवर की डिटेल है, वो कंपनी की डिटेल है, गाड़ी की डिटेल है। अच्छा। तो वो अब सेफ्टी ये होती है ना कि मैं जा रहा हूँ उससे बुक करके, तो मुझे पता है कि वो ट्रैक भी हो रहा है, पुलिस को भी पता है, और मॉनिटरिंग में भी है। तो इसमें ये होता है ज़्यादातर लोग जो बाहर से आते हैं ना, तो वो अगर देखें जो मेरे कज़न वगैरह आए तो उन्होंने वो नहीं की, वो बाहर से आए तो उन्होंने कौन सी की, एयरपोर्ट टैक्सी सर्विस जो है ना, अब वो थोड़े से 400-500 रुपये महंगी पड़ती है, लेकिन उनको दिल का सुकून ये होता है कि भाई ये रजिस्टर्ड है, हम ट्रैक भी हो रहे हैं और हम आराम से घर पे पहुंच जाएंगे। अच्छा चलें जी, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और इसमें ये है कि अब आप सारे जो जाते थे उम्रा पे, भाई जा रहे हैं, अम्मी जा रही हैं, फूफो खाला जा रहे हैं, तो हम सब जाते थे, क्योंकि हमारे कल्चर है और याद से नहीं है। अब अगर आप ट्रेन का सफ़र करें तो वहाँ भी सब छोड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि आपके अपने अपने प्यारे जो होते हैं जा रहे होते हैं ना, तो एक होता है कि यार मैं ज़रा और आखिरी एंड तक हम इनको खुद हाफिज़ करें। तो लेकिन ये तो एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है, रिसीविंग में तो आप सब चले आते थे, हम भी चले आते थे, लेकिन जब जाते हैं तो उसमें जाने का सीन नहीं, क्योंकि जाते ही आप एंटर हो जाते हैं, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल एयरलाइन हो, तो उसमें फिर खुद हाफिज़ का कोई सीन नहीं, फिर बस ड्रॉप किया और दैन उसके बाद, क्योंकि वहाँ ऑप्शन नहीं है स्टे करने का। लेकिन ये कि ज़ाहिर सिक्योरिटी की वजह से इन्होंने सब चीज़ें की कि हमें अपने आप को सिक्योर बनाना है, आपको सिक्योर रखना है, इस पाकिस्तान को सिक्योर, कराची को सिक्योर रखना है। तो ये हर जगह ही ऐसे ही होगा मेरे ख्याल से, हर एयरपोर्ट, तमाम एयरपोर्ट, तमाम एयरपोर्ट सिक्योरिटी रीज़न जो है अभी
जो कंसर्न्स हुए हैं उसकी वजह से एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई थी। उसके बाद क्योंकि हमारे पाकिस्तान दुश्मन बहुत हैं और छुपे हुए दुश्मन, तो उसके लिए भी हाई प्रोफाइल जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने भी मीटिंग की थी, कोयटा भी गए थे और बाकी इन सब का। तो उसके बाद बड़े बड़े फैसले हुए हैं। और सबसे अहम बात देखें ना कि ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, यहाँ पे एक मैसेज है कि हमारे आसपास कौन रह रहा है ये हमें पता होना चाहिए। हाँ जी। कोई किराए पे कोई नया बंदा है, अच्छा मुझे है तकलीफ़ ना, मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ कोई और नया बंदा जैसे घर खाली हुआ वो आया तो मैं वो पूछता हूँ कौन है। अगर लड़के हैं, एक दो दफ़ा आए थे तो हम घर पे जाके बैल बजा के बुलाए, भाई आप डाटा आपने रिकॉर्ड कराया है? तो मैंने कहा थाने में कराया आपने। देखें अगर मैं वहाँ रहता हूँ, मैं ओन करता हूँ अगर अपनी सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को, तो मेरी फ़र्ज़ बनता है कि मैं जाके बोलूँ, क्योंकि लॉ है यहाँ पे। अच्छा। कोई भी अगर किराएदार नया आता है ना, उसको जाके थाने में रजिस्टर्ड कराना। नहीं, आप कौन है? आप कौन पूछने वाले हैं? मैं क्यों जमा कराऊँ? मैं तो नहीं कर रहा, मैंने किराए पे मकान लिया है, मैं क्यों जाऊँ? सेफ्टी के लिए मैं कर रहा हूँ। ये सब का फ़र्ज़ बनता है अगर कोई अपार्टमेंट या सोसाइटी है, ठीक है, और कोई नया बंदा है, ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे 4 लड़के आ गए, ठीक है, अब मेरी फैमिली भी रहती, मैं तो छोड़कर आ गया, अब पीछे कौन है? गार्ड हैं, अब वो तो उसी फ्लैट में रह रहे हैं या वो सोसाइटी में रह रहे हैं, अब वो क्या है, कौन है, मुझे अगर नहीं पता, मैं तो आ गया हूँ। सही बात है। और पीछे से वो एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता कोई डकैत हूँ या को हूँ, घर में घुस जाए, मुझे कॉल है कि मुझे इट विल टेक के मैं यहाँ से जाने में 1 घंटा सवा घंटा लगेगा या मैं कहीं फंसा हूँ। सही बात है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके आसपास कहीं भी किसी भी मुल्क, मतलब पूरे मुल्क में कहीं भी हो, वो अगर किराए पे कोई नया बंदा आया उसको आप चेकअप कराएं, रजिस्टर्ड कराएं, और थाने में उसको रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप कराची में अगर हम पूछें कितने लोग कराते हैं? नहीं, नेवर। वो उल्टा डरते हैं कि खुदा ना खास्ता आगे से मेरे गले ना पड़ जाए कि यार तुमने मुझसे पूछा क्यों, मैंने तो मकान कराया, मकान से लिया है तो मैं क्यों। रेंट एग्रीमेंट होता है। अच्छा। वो जाके वो रजिस्टर्ड होना चाहिए कि कौन आया है, क्या है, उसकी शनाख्ती कार्ड वगैरह डिटेल, तो थाने को भी पता होता है कि भाई इस घर में ये लोग आए। अभी जो यहाँ पे हो रहा है, अगर हमने एयरपोर्ट वाकया जो हुआ था दहशतगर्दी का, उसके बाद जो चीज़ें आई हैं, आप हैरान होंगे जो डिटेल अब जो हमारी एजेंसियां काम कर रही हैं, उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं सामने, मतलब देख के, मतलब गाड़ी खरीदी गई, अच्छा, नाम पे कराएगी, अच्छा, कैश पैसे दिए गए, ठीक है, शोरूम से गाड़ी खरीदी गई, और वो गाड़ी कौन सी ढूंढी गई? जो सिक्योरिटी एजेंसी वाले लेकर घूमते हैं, वीगो थी, ओके, जिसे डाला बोलते हैं, उसको हाथी कोई नहीं देगा, ठीक है। अब वो खड़े रहे, वो वहाँ पे मूवमेंट भी की, जो सीसीटीवियाँ सारी एयरपोर्ट की जो निकली हैं, वो पार्किंग में भी गया, उधर भी गया, यानी कि कुछ उसको सब मालूमात थी, फ़्लाइट डिले है या क्या है, वो उसी में मूवमेंट करते अब इसकी वजह से ये सिक्योरिटी टाइट हुई है एयरपोर्ट पे भी। अब ये कंसर्न क्या है कि हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर हम देख रहे हैं कुछ मशकूक सरगर्मियाँ, तो हमें भी काम है हम रिपोर्ट करें। हम करते ही नहीं, हम क्यों करते हैं? हम अगर कोई बंदा है वो जाके कोई चीज़ रख के जा रहा है तो हम क्या होगा भाई? आप देखें ना कोयटा कितना बड़ा सानिया हुआ स्टेशन पे, अगर लोग उसको कर रहे होते या चेकिंग हो रही होती या गेट से आते हुए वो जो पहन कर आया तो वो चेकिंग होती, पकड़ा जाता। तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी सिक्योरिटी एजेंसी का साथ दें। चलें जी, सिक्योरिटी खदशात ज़ाहिर है चीज़ें होती हैं और उसको हमने मद्देनज़र रखना है, अपने इतराफ़ में देखते रहिए क्या हलचल हो रही है। अगर आप बाहर हैं तो अब भी आपने देखना है कि आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो बैठने से पहले अपने इतराफ़ में देख लीजिए कि सब चीज़ें सिक्योर है, सब ठीक है। अगर आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से कॉलेज से पिक करने जा रहे हैं, तब भी आप मोहतात रहें, उतरें तब भी देखें आस पड़ोस में, एक्टिव रहें। आप एक्टिव रहेंगे तो सामने वाला फिर बहुत सोचेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एक वीडियो है मेरे पास जो मुझे मौसूल हुई है और इसको चलाते हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं अशरफ भाई से कि आखिर ये क्या हो रहा है और ये कब सही होगा। अशरफ भाई दिखाते हैं आपको एक अदद वीडियो। अशरफ भाई, ये नीपा का इलाका है, ठीक है, और यहाँ पर ये मेन रोड है, यूनिवर्सिटी रोड, और जहाँ पे इन्होंने मेन होल के जो ढक्कन है वो गायब है, ठीक है जी। और इसमें कोई भी ये देखें आप, ये रेफरेंस के तौर पर लोगों ने अपनी बता आपके तहत ये देखें ढक्कन ही गायब है और अक्षय साहब जो है उसके अंदर लैंड कर गए। और ये देखिए फर्स्ट लाइन, अच्छा ये बेसिकली तो रेड लाइन वो जो बन रही है, ये देखें ये जो गटर का ढक्कन है, मतलब सॉर्डू से इधर इतना मतलब उठान इतनी ज़्यादा बना दी, इतने ज़बरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें लेवल है। सॉर्डू से मुझे शेयर करना पड़ा इसलिए कि शायद इस बुनियाद पे कुछ काम हो जाए और लोगों का भला हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई गिर ना जाए। और रक्षा बेचारा नीचे चला गया। सर ये मेन होल 3-4 ढक्कन लाइन से गायब थे। तो ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने वीडियो बना के मुझे भेजी, कहते सर भाई इधर आप जाएँ तो प्लीज़ सर ये देखेंगे, ये तो बच्चा गिर गया, बूढ़ा गिर गया तो अंदर ही जाएगा डायरेक्ट, बचना नहीं है, ज़ख्मी हो जाएगा भाई। एक तरफ काम हो रहा है, तरक्की आती है, दूसरी तरफ गड्ढे हो रहे हैं। तो ये आपने वो एक और वो देखा ना, नासा के इंजीनियर ने जो लगाया हुआ है सिवरेज के ऊपर, जो एक बॉक्स नुमा जो लगाया ऊपर निकला हुआ है। हाँ। मसला ये है कि जो ये लोग काम कर रहे हैं ना, जो आपके तमाम जो
ठेकेदार, इनको चेक एंड बैलेंसिंग, क्योंकि बिकॉज क्या कि ये आर गिविंग सम मनी, पैसे दे रहे हैं तो वो समझते हैं हमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, तो इनको उसी ऊपर ना उनको गुजारना चाहिए। सही बात। सुबह से लेकर शाम तक। अब आप रोड है, रोड के ऊपर आपने सीवरेज का वो ढक्कन का डाला, इतना ऊंचा 1 फीट ऊपर है, मतलब आप कोई गाड़ी जाए टकरा जाए कोई, अगर चलिए तो दिन की वीडियो हमने देखी ना, आप सोचें रात है वहाँ पे लाइटें भी नहीं है, काम हो रहा है लाइटें नहीं है, अब कोई जा रहा है वहाँ पे उसको नजर नहीं आया, क्या होगा? नया इलाका, हाँ नया बंदा नया इलाका, उसको पता ही नहीं बेचारा। जरूरी है ना, मतलब ये तो नहीं कि मैं पूरे कराची में घुमा हूँ, इतना बड़ा कराची है, जरूरी तो नहीं मैं हर जगह गया हूँ। अब नया इलाके में जब मुझे नहीं पता है, वो वहाँ का आदी है, अब मैं गया हूँ, मैं उसे हादसा हो जाए फिर उसका जिम्मेदार, क्योंकि अगर आप किसी भी मुल्क में जाए ना, बाहर मुल्क में, तो ऐसी कोताही उन सब पे उसके ऊपर जो है ना सू हो जाता है। जी जी, दुबई में 1 मिनट की लाइट चलेगी तो उसका हरजाना जुर्माना हुआ है, कंपनी अभी तक भर रही है, कंपनी अभी तक भर रही है जी। देखें ज़रा, कंपनी अभी तक भर रही है आपकी, 1 मिनट के लिए लाइट गई थी, और हमारे यहाँ जुल्म की तो इंतहा है। हमारे यहाँ तो कोई पूछने वाला थोड़ी है, नेपरा है माशाल्लाह से, और नेपरा रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो हम नरम दिल लोग हैं असल में, वो प्राइस बढ़ाने के लिए जो है वो आ रहे होते हैं कि भाई महंगी कर दो, महंगी कर दो, महंगी कर दो, 2 साल से सुन रहा हूँ महंगी कर दो, है ना, महंगी कर दो और महंगी कर दो, और आप खामोश रहो। और देखें कितने सही इन्होंने कहा कि वो अच्छा, ये भी बहुत पुरानी बात है, ये अभी की नहीं है, जो दुबई में 1 मिनट की लाइट, 1 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, और वो लेने के देने पड़ गए थे कि वो कंपनी मतलब उसको 1 मिनट के लिए लाइट क्यों बंद हुई पूरे दुबई में। खैर जो भी था खैर। अच्छा भाई, हम जा रहे हैं ब्रेक पर ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात कर रहे हैं निज़ाम हुक्मरान। तो हमारे साथ एक हुक्मरान की हैसियत रखते हैं, आज हम उनको दावत दी है, बड़े मुश्किल तमाम वो हमें मिले हैं, और हमने कहा कि हमारे चैनल पर आप तशरीफ़ लेकर आएँ, तो उनसे कुछ बातें करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि आखिर ये निज़ाम को आपने कैसे कंट्रोल किया है, और ऐसा कंट्रोल किया है कि हम और आप बेबस हो जाते हैं सम टाइम, ज़ाहिर है होना पड़ता है, उनके बगैर फिर सिस्टम चल नहीं सकता। तो सोचें, आप भी सोच रही होंगी या सोच रहे होंगे, तो बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग अपनी खिदमत में हाजिर है जनाब अली। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तेज़ रफ्तारी के साथ सुबह के इस आगाज़ में, और यकीनन ख़वातीन हज़रात, जनाब अली आज जो मैं जब ब्रेक पर था तो ब्रेक से पहले मैं ये कह रहा था हुक्मरानी और हुक्मरान, तो हमारे हर तरह के हुक्मरान पाए जाते हैं और हर तरह की हुक्मरानी हो रही है, और लाइफ स्टाइल भी ज़रा एक बड़ा डिफरेंट होता है। अब वो जो हुक्मरान जिनकी मैं बात कर रहा था वो आ चुकी हैं और उनका वेलकम करेंगे। इनका नाम है वजीहा। वजीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजीहा ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं सुनाने के लिए कुछ रखा नहीं है और लोग परेशान हैं, पता है आपको? नहीं ऐसा ना, आप ना आए तो घर में नाचाकी हो जाती है, आप ना आए तो वक्त पड़ जाता है। यही तो हुनर है हमारा। यही आपका हुनर बड़ा ख़तरनाक चल रहा है, पता है आपको ये बात? अभी भी वो बेचारी हमारी फरजाना बाजी इंतज़ार कर रही है कि जो है मेड नहीं आई। अरे भाई बस देखें, यही हुनर है हमारा, तो इंतज़ार, हम तो 1 मिनट के लिए हमें कोई जो है ना वो नहीं कर सकता नागवार के हम ना आए। ये आप लोग छुट्टियाँ इतनी क्यों करते हैं? मतलब बर्तन, कपड़े, घर का संभालना, बेबी को संभालना, इतना काम आपके इन कंधों पर है, तो ये आप खुद हैं या आप टीम आपकी इसको लेके चलती है? आपकी किस तरह है आपका? खुद हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम खुद करते हैं। टीम क्यों होगी हमारी? अच्छा, टीम नहीं है, बिल्कुल अकेले सारे काम कर लेती हैं? बिल्कुल सारे काम करते हैं। छुट्टियाँ कितनी करती हैं आप? देखिए कभी कभी हो जाती है भाई, रोज़ थोड़ी करते हैं। कभी कर ले तो क्या हो भाई हमारी बाजी का। नहीं, बाजी परेशान हो जाती है ना, वो बैठी रहती है वो। एक भाई 2 महीने में मुश्किल से हो जाती होगी हमारी छुट्टी। वो तो बच्चा बीमार हो गया, ले गए हॉस्पिटल, ले गए, बस वहाँ पे टीका लगना था, ले गए, तो उस दिन इतना परेशान, उस दिन उन्होंने काम कर लिया हमारी बाजी ने। आपके हफ्ते में तो 2 रिश्तेदार इधर उधर हो जाते हैं, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। नहीं, फिर कहते हैं बाजी मैं जा रही हूँ, तो भाई अब क्या करें भाई, होते हैं ये हर हफ्ते 2 क्यों 3 क्यों होते हैं? ये ऐसा क्यों करती हैं आप हमारे? हमारे भाई क्या करें भाई, बरादरी इतनी बड़ी है, क्या करें? ये बरादरी आप लोग माशाल्लाह बरादरी को बड़ा निभाते हैं, मैंने देखा है। गांव फौरन चले जाते हैं, गन्ने की कटाई हो, शादी हो, बच्चा पैदा हो रहा है या कुछ हो रहा है, फौरन टपाक वहीं बस पकड़ी साइड हो जाते हैं आप लोग। हैं देख रहे ना, खूबसूरती नहीं देख रहा हमारी भाई, क्या करे, सजना समझना भी होता है, क्या छुट्टी लेनी पड़ती, झूठ बोल के। अभी बोले भाई पॉलर जाने हमारी बाजी, झूठ बोलती हैं आप? अपने लिए करना पड़ता है, हमारा भी तो दिल है ना भाई। हाँ, दिल है, ऐसे थोड़ी छुट्टी मिलती है भाई, बोलना पड़ता है। अशरफ भाई, ये देख रहे हैं आपके कितनी छुट्टियां होती हैं अशरफ भाई? ये बताइए। वो तो हफ्ते में हर महीने 2 महीने के बाद कहती है वो मेड जो है ना, कह रही है पैसे बढ़ा दो, पैसे बढ़ा दो। यहाँ तनख्वाह नहीं बढ़ रही, बढ़ा दो। अच्छा, इनका तो चक्कर ये है ना, हर काम के पैसे हैं, वो तो ये बताएंगी।
कोई 2500, कोई 3000। अब घर में झाड़ू पोछा है, बर्तन है, डस्टिंग, इन सब के पैसे फिक्स हैं ना, अलग अलग हैं, सब अलग भाई। क्यों ऐसा क्यों जुल्म कर रही हैं आप? हमारी, मुझे एक बात बताएं, हम लोग इतने परेशान हैं, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, हमारी इंक्रीमेंट की बात करें, बोनस, आपके बोनस के लिए हर जगह के बोनस चाहिए आपको, मतलब सबसे ज़्यादा काम भी तो हमारा है, मेहनत का देखें, इतना काम करवाते, हमारा हक नहीं है, हमारा दिल नहीं है पैसे लेने का। नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारा भी दिल है, हम भी कमाए तो पैसे कर दो, वो कर दो, बात तो भाई काम करवा ले, देते भी नहीं है, तभी तो भाई उनके जान पर आ जाती हूँ मैं भाई, पैसे लिए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, ये बता रही हूँ। ये आप हर चीज़ के अलग अलग पैसे क्यों लेती हैं? सवाल है मेरा आपसे। डस्टिंग के अलग पैसे, चार्जेस होते हैं ना, क्या हर चीज़ का अलग अलग मेहनत है ना। अच्छा, तो पैसे भी अलग अलग होने चाहिए भाई। अच्छा, तो अच्छा भाई, फिर तो हमारे यहाँ तो फिर बहुत से काम आ गए, ये पकड़ने के हैं, बोलने के पैसे होने चाहिए, बैठने के अलग पैसे भाई, बिल्कुल डस्टिंग के अलग लेते हैं। डस्टिंग के क्या ले रही हैं आजकल, क्या चार्जेस हैं भाई? डस्टिंग के तो हम 500 रुपये लेते हैं। 500 रुपये? बिल्कुल नहीं करें, झाड़ फी घर, कोई आसान बात थोड़ी, फी घर। अच्छा, पूरा घर झाड़ देती हैं आप? बिल्कुल, ऐसा झाड़ देती हैं, झाड़ ही देती हैं? नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करते हम भाई, बहुत ईमानदार कहलाई जाती हूँ मैं, पूरी मशहूर। आप तो बाजियों को भी झाड़ देती हैं, पता है आपको, इतना टैलेंटेड लोग हैं आप लोग। काम ही नहीं करती तो झाड़ना पड़ता है ना भाई, खुल लिया करो, कुछ कर लिया करो, सब कुछ हम ही देखें। वैसे अशरफ भाई, एक बात है, ये एक काम सबसे बेस्ट करती हैं, ये ना बाजी और मालकानों को ना, ये सही, मतलब जिसे कहते हैं ना, जो उनकी सास नहीं कर पाती ना, वो हम कर देते हैं। सीधा करके रखती हूँ मैं तो बिल्कुल अपनी बाजी को। हाँ, मैं बता रही हूँ। क्या बात कर रही है? बिल्कुल भाई। ये क्या कौन सी आपको वो चराग है आपके पास, जो ये मालकानों को आपने कंट्रोल करके रखा हुआ है? हम ना हो तो भाई उनकी ज़िंदगी ना तबाह हो जाए हमारे बगैर भाई, हमारे बगैर भाई ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, उनकी, ये समझ लें। अच्छा, ये बताएं, एक काम के क्या चार्जेस हैं आपके, पहले तो ये बताएं आजकल। भाई हमारे तो आजकल जो चल रहे हैं ना भाई, वो 3000 रुपये चल। किस इलाके के भाई, ये भी तो बताएं। ये भाई हम लेते हैं गुलशन इकबाल के। गुलशन इकबाल के? इकबाल भाई को ये बात पता है कि आप गुलशन इकबाल में रहकर, इकबाल भाई के इलाके में रहकर 3000 रुपये ले रही हैं? इकबाल भाई ने तो हमें भरी थी। हाँ, सही है, ले लो बेगम, दे दो बस, तुम बस सुकून से रहो। अच्छा, हाँ, अच्छा, ऐसा नहीं होता कि बेगमों की खातिर भी तो भाई वो कहते हैं चलो ले लो बेगम, थक जाती हैं। अच्छा भाई, आप अच्छा भाई, आप भाभी को मंथली दे देते हैं कि आप जाने, आपका काम जाने, या आपकी जिम्मेदारी होती है? वो जो पट्टी बनने के बाद जो देखते हैं वो हालत ख़राब कर देता है। नहीं करे तो ये है कि वो अभी रिसेंट हुआ है, वो कह रही है बाजी मैं तो जा रही हूँ। मैंने कहा कहाँ जा रही है भाई? कह रही है गाँव जा रही हूँ। गाँव कितना जाती हैं आपकी मासी? हर 2 महीने बाद। हर 2 महीने? अब गांव जाने की धमकी दी उन्होंने। हाँ। और वो कह रही कि पैसे बढ़ा दें। तो मैंने कहा जब गांव जा रही तो पैसे क्यों बढ़ा दें? हाँ। तो ये है कि अगर मैं गांव चली जाऊंगी, अगर आप पैसे नहीं बढ़ाए, यानी कहीं और चली जाऊंगी। हाँ। अब मैंने कहा भाई दूसरे को लाओगे तो ये तो पूरा एक ग्रुप होता है ना। अच्छा, आप लोगों का ग्रुप भी होता है? अशरफ भाई ने, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं ये, हमारे, इनके पास बड़ी खबरें होती हैं, पता है? अगर कोई हमें बोल दे ना भाई निकल जाओ भाई, बहुत पैसे ले रहे हो भाई, हम तो फैला देते सब भाई, यहाँ काम नहीं करना, फिर अपनी जगह टिकने भी नहीं देते किसी को, वापस फिर हमें ही बुलाओ। यार ये ज्यादती है, मतलब आप लोग एक घर पे काम छोड़ दें किसी को, हैं? हम अपना हक क्यों मानने थे भाई? हमारा हक था यहाँ पे। नहीं, अगर आप वहाँ काम, अगर आप वहाँ से छुट्टी लेके जा रही हैं, उनको घर चलाना है, खातून खाना को घर संभालना है, और आप छुट्टी ले ली है, उसके बाद दूसरे को भी आने से मना कर देती हैं आप। यही तो हुनर है हमारा। ये तो बड़ा मतलब खतरनाक हुनर है यार। हम तो पूरे में फैला देते भाई, देखो मेरी जगह है भाई, लेना मत। और फिर भाई हमारी तो आपको पता है भाई, बिरादरी में एका इतना है। अच्छा, आप लोगों में एक ही बड़ी चीज़ डिफरेंट है, मैं देखता हूँ कि हमारी मेड जो मासियाँ होती हैं हमारे घर में काम करती हैं, मैं ये वाला काम करूँगी और ये वाला काम नहीं करूँगी, मतलब बाथरूम नहीं दूंगी, बाथरूम पे डिपेंड करता है ना। अच्छा भाई, हम भी हाई लेवल के भाई, वैसे लेवल है हमारा भी, ये थोड़ी। अच्छा, कोई डिग्री, डिप्लोमा किया? डिप्लोमा किया आपने इसके अंदर, कोई डिग्री वगैरह? भाई डिप्लोमा तो अभी हम ले रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश और हाई लेवल पे भाई करेंगे। ऐसे भाई निकलेंगे ना, इलाके से बाहर निकलेंगे, अच्छे इलाकों में और अच्छे पैसे मिलते हैं। अच्छा, अब तो डिफेंस जाने का इरादा है, वहाँ के घर में जाएंगे भाई, वहाँ पे भाई बाथरूम भी अच्छे होते कि धोने में मजा भी आए। थोड़ी है भाई गुलशन के, अभी आप देखें बाथरूम भाई, हम तो देख भाल के भाई लेते हैं, फिर उसके हिसाब से चार्जेस रखती हूँ भाई मैं तो। अच्छा, अभी एक उन्होंने रखा था, मैं तो 1000 रुपये बाथरूम धोने के ले रही थी। 1000 रुपये? इतना सा बाथरूम उसके 1000 रुपये? ये जाती है। अच्छा भाई, हमसे अच्छा तो ये, आप अपना मुंह धोती हो भाई, बाथरूम भी धो लिया करो। ये मेरे आने का इंतजार कर रही थी बस। हाँ, तो मैंने कहा भाई दूंगी 1000 रुपये लूँगी अभी बाथरूम धोने। अचानक से जो आप छुट्टियाँ कर लेते हैं, कितनी ज्यादती करते हैं। बाजी मैं कल आऊँगी और आप उसके बाद शॉर्ट हो जाते हैं। मजबूरी हो जाती है। क्या कौन सी मजबूरी हो जाती है? हम भी तो रोजाना आते हैं भाई। हो जाती है जाना, मजबूरी बता के थोड़ी आती है हमें। नहीं, बता के तो हमें भी नहीं आती, लेकिन जब भी आती है हमें पता होता है, इतना तो पता ही होता है इंसान। हमें भी अब अचानक से भाई रात में बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके जाना है, अब हमें क्या पता, अचानक से ही होता है। हाँ, उसके पैसे भी आप एडवांस ले लेती हैं, उसका बराबर कर लेती है हमारी बाजी, डबल काम कराती है।
तो सही है ना, आप अचानक लेकिन हम भी तो इंसान है ना भाई, हमारा दिल नहीं है क्या? नहीं, दिल तो सबका ही है, लेकिन बात ये कि सबकी कनेक्टिविटी लगी हुई है ना। अब आप इस तरह करेंगे तो फिर कौन आएगा? बाजी भाई चलो एक दिन ये भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम तो इतनी मोटी हो रही है मेरी बाजी, मैंने कहा चलो एक दिन कर लेंगे, अच्छा है थोड़ा सा वजन कम हो जाए। अच्छा, बाजियाँ क्या किस काम से ज़्यादा भागती हैं? ज़्यादा कौन सा काम सबसे पहले? झाड़ू पोछे से भागती हैं सबसे ज़्यादा? बहुत ज़्यादा भागती हैं। अच्छा, मेरी बाजी तो इतना भागती है, आटा भी मुझसे गुनवा के रखवा लेती है। क्या बात कर, रोटी आप रोटी किचन रोटी छोटी खाना शाना बना लेती हैं आप? हाँ बना लेते, लेकिन वो फिर उसका अलग होता है हमारा। अच्छा, उसका भी? हाँ। अशर भाई ये क्या हो रहा है? भाई उसके चार्जेस भी अलग होता है ना। काम तो गिने ना। हाँ बताएं। झाड़ू पोछा एक हो गया, ठीक। बर्तन, अच्छा झाड़ू पोछा एक, शुक्र एक हो गया, ये नहीं दो हो गया। हाँ, फिर वो बर्तन, तीसरा कपड़ा धोना, वॉशरूम का, फिर आपके झाड़ पोछ। अब ये 5 काम है एक घर में। मल्टीप्लाई बाय कितने? 3,000 रुपए। ये हमारी बाजू से ज्यादा जो है ना, ये इकबाल भाई, शकूर भाई, इमरान भाई ये ज्यादा बता सकते हैं आपको, कुछ पैसे तो उनकी जेब से जाते हैं ना। उनको ज्यादा याद होते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। यार ज्यादती करते हैं आप लोग कसम से, आप लोगों की जो हुक्मरानी करेंगे तो क्या मतलब उसके पैसे ना लें हम। अच्छा, अगर अशर भाई अगर ज़िंदगी से हमारे यहाँ मेड्स चली जाएं तो क्या होगा? ऐसी बातें नहीं करें। नहीं, ये पहले घरों में लोग खुद काम करते थे, किसी घर में हम सुनते थे एक ज़माने में, हमारी नानी अम्मी के ज़माने में, तो बुरा समझा जाता है कि आपके घर में मेड अपने घर में से निकाल दें तो देखेंगे रोज इतने हशाश बशाश नहीं आएंगे। ऐसी बातें ना करे, वैसे ही बहुत सुनने में आ रहा है अटैक का भाई, वहाँ से निकाल दे, कहीं ऐसा ना हो भाई। नहीं अटैक आ जाए भाई सुन के, कहीं ये जो आप बोल रहे हैं भाई, ऐसी बातें ना करिए, ऐसी बात है, बहुत संगीन बात कर दी आपने। तो इस पे प्रेस क्लब पे जाके फिर आप एहतजाज कीजिए। हमारा कुछ नहीं जा रहा भाई। हाँ। जो जिनके हम नहीं जाएंगे ना उनका अच्छा, जा रहा है, उनको मुझे बताएं, आपके एक तो होता है कि पर काम के चार्जेस हैं, एक आप लोग लेती हैं महीने के हिसाब से, कुछ लोग आपको पूरे मंथ के लिए आपको रख लेते हैं, कमरा भी दे देते हैं, तो आप इस तरह चली जाती हैं आंखें बंद करके, भरोसा कर लेती हैं आप? नहीं, मैं तो नहीं करती, एक दफा करा था, वो थे मतलब क्या उनका शनाख्ती कार्ड वाला लेती हैं आप, ये क्या चेकिंग करवाती हैं, क्या होता है? हाँ, अरे शनाख्ती कार्ड, पेपर वेपर पता नहीं सब मांगते हैं भाई, सब आप लोग। अच्छा, आप लोग भी लेते हैं? आप लोग भी लेते हैं इस तरह कंफर्मेशन? हमारे भाई जो है हुआ था भाई, हम भी घर देख के रखते हैं, ऐसे थोड़ी शनाख्ती कार्ड वगैरह दे देंगे किसी। आप लोग देते कहाँ हैं? आप लोग कहते हैं शनाख्ती कार्ड नहीं बना, कहते एक्सपायर हो गया, गांव में पड़ा हुआ है। अब भाई हमारा तो बना हुआ नहीं है। देखो जरा, आपके यहाँ जो आती है, आप भी गुलशन से ताल्लुक है आपका? ऐसे बातों में लेते हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने, बातों में ऐसे लिपटते हैं। हम कहते हैं घर देख लो, वो देख लो भाई। अच्छा, एक मुझे बात समझ नहीं आती, घर का खाना बनता है आधा, आप अपने रिश्तेदारों को बुला के खिला देती हैं, ये क्या चक्कर, बगैर पूछे भाई? मतलब ये क्या मतलब? इतना बनता है, फिकता है भाई, हम कहते हैं चलो भाई कोई खा ही ले, गरीब। लेकिन आप लोग तो कहते हैं फ्रेश खाना है, हमें तो रखा हुआ तो नहीं खाना है। हम तो बासी नहीं लेके जाते भाई। अच्छा, क्यों भाई? जब आप नहीं खा रहे बासी, हम खा लें? सही बात अपने बच्चों को खिला दें, उनका भी तो दिल है ना यार, है ना? हम तो कहते हैं भाई जो बन रहा है, मैं तो जाते बाजी से कहती हूँ जरा पराठा डाल देना आमलेट के साथ, वो मैं काम कर रही होती हूँ, पराठा आमलेट बना रही होती है। ऐसा होता है आपके यहाँ? वैसे हाँ, मेरी फर्स्ट फ्लोर वाली बाजी के साथ होता है, मेरे फर्स्ट फ्लोर पे तो ऐसा ही है, वो बाजी जो है ना, वो बकायदा मासी जो है, मुझे हमारी मेड है, वो उल्टा पकवाती है कि मैं सफाई करूँ, मेरा नाश्ता बना, कहती है सफाई कर लो, मैं तुम्हारे लिए वो डाल रही हूँ अंडा पराठा। कल तो ऐसा मजे का उन्होंने कढ़ाई बनाया हुआ था, बस कहने के आते ही खाओगे, मैंने कहा बस एक पराठा डाल दे जल्दी से, मैं काम ये सही है, बैठ के खाया आराम से। मतलब ये अच्छी जॉब है, मतलब आप उल्टा हुक्मरानी और सिस्टम को संभाला हुआ है। बासी तो भाई कभी भी नहीं लिया, और आप ना हो तो उसके बाद तो लड़ाई झगड़े हैं, होते हैं नहीं होते? ना हो तो परेशान। अच्छा, मियाँ क्या करते हैं आपके? जल्दी से बताएं, मियाँ क्या करते हैं आपके? भाई मेरे मियाँ तो छोटे मोटे नहीं, चिंची चलाते हैं, कार वो हैं मजदूर छोटे मोटे, हल्का फुल्का नशा कह रहे, हल्का फुल्का। चले तो वैसे मारती हूँ मैं तो, अभी तो निकाला पता एक हफ्ते के लिए बाहर, पैसे नहीं दे रहा था, पता नहीं कहाँ लगा रहा था। अच्छा, अगर आपसे किसी ने रब्ता करना तो आपने अपने कोई व्हाट्सएप, गूगल, समथिंग लाइक, इंस्टाग्राम वगैरह है आपका? लिंक्डइन पे है आप? लिंक्डइन पे है? मीडिया में बिल्कुल इन हूँ मैं। अच्छा, इन है आप? व्हाट्सएप सब बनाया हुआ है, मैं तो व्हाट्सएप पे सर्च वो कर लेती हूँ, अपना ऐड चला देती हूँ, ज़रूरत होती है। मैं तो इतने बनाए, बड़ी टिकटॉकर भी है। टिकटॉकर तो नहीं है कहीं आप? अरे टिकटॉक भी ऐसे बनाते हैं, क्या पूछें आप, मैं आपको भेजूंगी अपनी, आप देखिएगा टिकटॉक, आप बोलेंगी वाह भाई ये तो हर चीज़ में लाइन मार गई भाई, हर चीज़ में आगे आ गए। बहुत शुक्रिया आपका। इसलिए तो मेरे भाई इतने वो हैं, हाई लेवल पे चल रही हूँ, मेरी डिमांड बहुत है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बचाए। आप भी कांटेक्ट कर लीजिएगा। जी मेरी वाइफ कर लेंगे। जी बिल्कुल, मेरी वाइफ कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको और आगे तरक्की दे, और ये जो निज़ाम को आपने संभाला है ना घर वालों को, हाँ अफसोस है। अच्छा भाई, ये हो रहा है देखें यार, अल्लाह रहम व करम फरमाए। अच्छा भाई, टाइम का बड़ा फुकदान है, और जाते जल्दी से इसमें नजर डालेगा, वाटर कॉरपोरेशन की माहाना आमदनी में जो है वो रिकॉर्ड इजाफा
ये आखिर ज़रा इसको जी बहुत इकदाम, जो मेयर कराची चेयरमैन भी हैं के रिबुल एसबी के, और जो इकदाम उठाए तो माहाना आमदनी सबसे बड़ा कंसर्न था। 1 अरब 10 करोड़ रुपए थे जो आमदनी होती थी। पानी की सप्लाई करते हैं 3 अरब रुपए की, तो 65% इजाफे से 1 अरब 86 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। यानी कि अब क्योंकि वाटर बोर्ड पे बिजली और इन सब का भी है, तो अब ये एक अच्छी चीज़ है, सप्लाई चेन बेहतर होगी, सप्लाई चेन बेहतर होगी। चलें, उम्मीद है दुनिया कायम है जनाब अली। और आपके यहाँ आज मासी आई नहीं आई, ये तो सारा डिपेंड करता है। तो हमारी वजिया जो है मेड आई नहीं है, तो रब्ता करना है तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे भी अभी आ गई। व्हाट्सएप पे ग्रुप चला देती हैं, उस ग्रुप पे सारी मासी हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो कंट्रोल आपने करना है या इन्होंने करना, डिपेंड ऑन यू। वफ़ा लेंगे और इंतजार करेंगे आज आपकी मेड आई नहीं आई, अल्लाह ने फरमाया वफ़ा। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है जनाब अली। और वक्त से पहले हम गुफ्तगू जारी सारी थी और हमारे साथ मेड भी थी। निज़ाम, हुक्मरानी और सिस्टम किस तरह चल रहा है, जिस सिस्टम को एक हमारी मेड ने घर को किस तरह समाया हुआ है, संभाला हुआ है कि हर इंसान इंतज़ार करता है कि हमारी मेड अब तक नहीं आई और आज कहीं मेड छुट्टी ना कर जाए तो घर के बहुत सारे काम हैं। तो कहीं बच्चा संभालना हो, कहीं किचन के बर्तन हो, या फिर सफाई सुथराई का काम हो, या फिर कोई ऐसा काम जो कि मासी से आज दिन स्पेशली करवाना है, तो वो चीज़ें भी हमारी घर में रहने वाली ख़वातीन थोड़ा सा परेशानी का शिकार हो जाती हैं। और वो ख़वातीन बिल्कुल नहीं होती जो अपना काम खुद कर लेती हैं बआसानी, और ना सिर्फ बल्कि उनको किसी चीज़ की नीड नहीं होती, वो खुद मुख्तार होती हैं और कहती हैं कि नहीं यार मेरे ख़ास ये काम हमें खुद कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है ताकि आगे चीज़ों को रन अप किया जाए। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हर इंसान अपने अपने आप में एक टैलेंट रखता है और हर इंसान टैलेंटेड होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ मखलूक़ात तो बनाया ना सिर्फ, बल्कि जनाब अली हर इंसान में हर एक टैलेंट मौजूद होता है। डिपेंड करता है देखने वाली आँख उसको किस तरीके से देखती है, चाहे वो उसको तालीमी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या डॉक्टर लेवल पर हो, या हम साइंसी एतबार से देखें जाए साइंसदान बन सकता है, ये क्या बन सकता है, या क्या अच्छा काम कर सकता है। किसी इदारे में आप डिग्री लेके जाते हैं तो एक स्किल्स बहुत मैटर करती है, कि स्किल्स भी बहुत ज़रूरी हैं। तो हर इंसान में स्किल्स के साथ, पढ़ाई के साथ स्किल्स भी बहुत मैटर करती हैं। अगर आप ये सब चीज़ें साथ लेके चलें तो ज़िंदगी आपकी कामयाबी आगे तरफ चलती है। हमारे साथ जो है इस वक्त अमेरिका से एक माहीगीर के बेटे हैं और इसी तरह एक टैलेंटेड है की हैसियत रखते हैं, अमीर हमज़ा पंजरी को वाइट हाउस में खुसूसी जो है वो दावत दी गई है। और नाज़रीन के बारे में बताते चलें कि यूनिवर्सिटी में जो है 2700 तलबा और 65 ममालिक के दरमियान होने वाले याले अमीर हमज़ा पंजरी ने मुकाबले में हिस्सा लिया। और हिस्से में जनाब अली इस मुकाबले में अमीर हमज़ा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा को शिकस्त देते हुए 16 तमगे हासिल किए, जिनमें 12 गोल्ड और 4 सिल्वर शामिल हैं जनाब अली। और सिंध वज़ीर तालीम सैयद सरदार शाह ने अमीर हमज़ा को सिंध यूथ के तौर पर उनको नामज़द भी कर डाला है। न सिर्फ बल्कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अमीर हमज़ा पंजरी की कामयाबी को सराहते हुए इस बैनुल-अक़वामी मुकाबले में तमाम अखराजात सिंध हुकूमत की जानिब से बर्दाश्त किए जाएंगे। वेलकम करेंगे अमेरिका से हमारे साथ अमीर हमज़ा। अस्सलाम वालेकुम अमीर हमज़ा, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। खुशी होती है जब हमारे पाकिस्तानी नौजवान, हमारा बच्चा, हमारी कोई भी फ़र्द जब दूसरे मुल्क जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। और आज हमें बेहद खुशी है कि आज आप हमारे साथ हैं और स्क्रीन पर हैं। कैसा महसूस होता है बीइंग अ पाकिस्तानी? सबसे पहली बात मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने चैनल में मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और बिल्कुल आपने बात की, जब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम अपने कंट्री को, अपने पाकिस्तान को जब किसी और लेवल पे हम कम्पीट करते देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो एक फ़ख्र की बात होती है। और स्पेशली जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो उस कम्युनिटी से उठ के आप अपनी कम्युनिटी के पहले बच्चे हैं और इस लेवल पर आप कम्पीट कर रहे हैं, तो एज अ पाकिस्तानी एक बहुत फ़ख्र की बात है। वेरी नाइस। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या चल रहा है, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे नाजरीन को अपनी ज़ुबानी बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं अमीर हमज़ा पंजरी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान से। तो मैं वर्ल्ड स्कॉलर कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है जहां दुनिया भर के स्कॉलर्स एक जगह आके कम्पीट करते हैं। तो ये एक तालीमी मुकाबला है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, इस तरह डिबेट, स्कॉलर बाउल, स्कॉलर चैलेंज, कोलैबोरेटिव राइटिंग, इस तरह के बहुत से इवेंट शामिल होते हैं। मैं केमाड़ी से, कराची के पासमानदा इलाका केमाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाला एक माहीगीर का बच्चा जब एक अमेरिका पहुंच सकता हूं विदाउट एनी फैसिलिटी, विदाउट एनी सपोर्ट, तो मैं हर पाकिस्तानी से उम्मीद करता हूं कि वो बिल्कुल उनके पास जब वसाइल हैं तो हर पाकिस्तानी तरक्की की राह पर जा सकता है। जिस तरह मैं कैसे हुआ था ये, थोड़ा सा बताओ हमारे नौजवानों के लिए जो सोचते हैं कि हम कैसे जाएं, आगे कैसे बढ़ें। कुछ सपोर्ट होनी चाहिए, कोई ताल्लुकात हों, कोई पैसे हों, बहुत सी चीज़ें इंसान सोचता है बीइंग अ पाकिस्तानी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है। तो आपने किस तरीके से स्टेप अप किया? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि जब आपके वसाइल हैं, जब आपके पास रिसोर्सेज हैं, जब आपके फैसिलिटीज़ हैं, फिर आप आगे ग्रो कर सकते हैं। बट मेरी नज़र में ऐसा बिलीव, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप हर जगह कम्पीट कर सकते हैं।
तो जब ये एकेडमिक मुकाबला हुआ, मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने अपॉर्चुनिटी का अवेल किया। तो अवेल करते हुए जब मैंने कंपटीशन में पार्ट लिया, मैंने लड़ा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, तो मेरे लिए और ज़्यादा बात बनते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह तो अमेरिका की तरफ से इन्विटेशन आया और रिसेंटली मेरे वाइट हाउस की तरफ से इन्विटेशन आया था, जहाँ पर भी मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। माशाल्लाह। तो आगे अब क्या हमारे मिशन और गोल्स हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, आपने बहुत ये भी अच्छा सवाल था। मैं आपने जिक्र किया था कि सरदार शाह ने मुझे सिंध यूथ एम्बेसडर नॉमिनेट किया था। माशाल्लाह। तो एज अ सिंध यूथ एम्बेसडर मेरी कोशिश यही होगी कि अपनी यूथ के लिए, स्पेशली पाकिस्तान की यूथ के लिए, जो मैं अपने पॉसिबल हैंड से मैं कर पाऊँ। मैं यहाँ पर एक बात करता चलूँगा कि जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, किमाड़ी से, वहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस एक ज़रूरत है तो उनको हाईलाइट करने की, जो एक अच्छे लेवल पर हाईलाइट हो सकता है। तो मैं आपके डिजिटल मीडिया के तवज्जुह से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस तरह टैलेंट को आप हाईलाइट करें, जिस तरह मैं हाईलाइट हुआ अपनी सपोर्ट से, मीडिया की सपोर्ट से। तो दूसरी भी रिसोर्सेज थी। तो पाकिस्तान के अंदर से बहुत से नौजवान हैं जो अपना एक रुझान रखते हैं, जो एक तरक्की की राह पर जा सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से मैं एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं रखता हूँ, बट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने, जिन्होंने मेरे कतर बियर किए थे, सिंध एजुकेशन मिनिस्टर सैयद सरदार शाह ने, जिन्होंने मुझे सिंध यूथ एम्बेसडर नॉमिनेट किया, और डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल मैम राफे जावेद मल्ला, जो जिसका भी जिक्र कर रहे थे आप, तो उनकी तरफ से मेरा लेटर अप्रूव हुआ था। और मेरे हम अजीज़ भाई मोहम्मद आसिफ खान ने, तो वो एक हमारे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था इस लेवल पे कम्पीट करने के लिए। और स्पेशली मेरी फिशरमैन कम्युनिटी ने, जहाँ पे मैं जिक्र करता चलूँगा कच्ची मुस्लिम मर्दा जमात का, कि मुझे सपोर्ट किया। आई मीन सपोर्ट इन सेंस ये कि मोटिवेशन थी उनकी मोटिवेशन थी उनकी तरफ से, और भी बहुत वसाइल थे तो जिसकी बुनियाद पर मैं यहाँ पहुँच पाया। तो आपसे एक और गुजारिश करता चलूँगा कि जिस तरह केमाड़ी हो गया, तो कराची के, सिंध के, पाकिस्तान के दीगर बहुत से इस तरह के एरियाज़ हैं, वहाँ पे टैलेंट बहुत है। चाहे वो तालीमी मुकाबला हो, जिस तरह मैंने जिक्र किया कि तालीमी के साथ साथ स्पोर्ट्स भी है, डॉक्टर की फील्ड है, बहुत से इस तरह की फील्ड्स हैं जहाँ पे पाकिस्तानी अपना लोहा मनवा चुके हैं। तो बस इस टैलेंट को एक हाईलाइट करने की, उनको एक पाथ देने की ज़रूरत है। तो इस तरह के में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेलफेयर्स हैं, तो उनसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ आप इस तरह के टैलेंट को हाईलाइट करें। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें, आबाद रहें, और बहुत कामयाब करता रहे, और हर पाकिस्तानी बच्चे को यूँ ही कामयाब करता रहे। आप अच्छा उम्मीद लगाइए, अच्छा गुमान कीजिए, फिर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए और सब्र शुक्र करते रहिए। फिर देखिए आपके रास्ते किस तरीके से हमवार होते जाएंगे। जिस तरह इन्होंने ख़ुद बताया कि मैंने सेल्फ इस अप्लाई किया, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और बस लोगों ने सपोर्ट किया, सपोर्ट को लेते हुए आगे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहो, आबाद रहो, और अल्लाह ताला आगे तुम्हें बहुत कामयाब करे। थैंक यू जनाब। हमारे साथ मौजूद थे अमीर हमज़ा, जो कि एक पाकिस्तान का जो है सितारा, ज़बरदस्त, और ऐसे बहुत से पाकिस्तानी हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ईरान में हमारे कारी हज़रात हैं, बच्चे हैं जो कुरान शरीफ की बेहतरीन जो है वो क़िरात करते हैं, उसमें विनिंग भी हासिल करते हैं। ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स गेम है, टैलेंट बहुत है, उजागर करने की ज़रूरत है, जिस तरह ये किया जा रहा है। सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे जनाब। सेल्फ़ी पे हम बात कर रहे हैं। सेल्फ़ी की एक लत ऐसी है जो हर एक पर छा गई है, मतलब तारी है, एक भूत चढ़ा हुआ है। अब उसको आप शायद अपने आप को एज आईने के तौर पे देखना के लिए यूज़ करते हो कि शायद मैं अभी इंटरव्यू के लिए जाना है, या मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं कैसा लग रहा हूँ, या मैंने एम्बियंस, या किसी काम के लिए मुझे तस्वीर लेनी है, सेल्फ़ी लेनी कि मैं यहाँ आया था, ये बताना था अपने बॉस को कि जी मैं आज यहाँ आया हूँ और मैंने अटेंड कर ली है और ये बड़ा अच्छा रहा है। ये किसी को आप जस्ट लाइक रिपोर्टर्स रात होते हैं, वो भी इस तरीके से बता रहे होते हैं। लेकिन एक लत बड़ी ख़तरनाक होती है जो नौजवानों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि उनको पता ही नहीं होता इतराफ़ में क्या चल रहा है, हमारे पड़ोस में कौन बैठा है, हम आस पड़ोस में चल क्या रहा है, होने क्या वाला है। हमारी वालदा साथ बैठी हुई हैं, तो हम भी फ़ोन में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें अपना आप भी नज़र नहीं आता। समटाइम हम गायब हो जाते हैं और 12-12, 24-24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल सुन सा होने लगता है। फिर बाद में दिमाग काम ही नहीं करता, जब अचानक से कहते हैं बिल्कुल माउथ से आप नज़र आते हैं। अगर आपसे सवाल करें तो आप गायब से भी नज़र आने लगे हैं। तो या तो फिर बहुत से लोग कहते हैं शायद कोरोना था, वैक्सीन लगाई थी इसलिए कुछ हो गया। नहीं साहब, ऐसी कोई मित नहीं है। फोकस करेंगे जिस चीज़ पे तो वो फिर वो उसका इम्पैक्ट आप पर आएगा। तो हमारे साथ जो है डॉक्टर इकरा नाज साहिबा हैं हमारे साथ, प्रोफेसर की हैसियत रखती हैं, दरिया में पढ़ाती भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कैसी मैडम, ठीक हैं? थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। और हमारे साथ जनाब डॉक्टर शुएब साहब हैं, सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेडिकेयर में बैठते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर कैसे मिजाज? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसे? करम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। आप दोनों का क्या, दोनों तशरीफ़ लेकर आए और वक्त दिया, कुछ सीखेंगे और आप लोगों से और डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, कुछ हम भी सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। तो सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त ये सेल्फ़ी और ये ज़िंदगी में एक सोशल मीडिया में चले गए ये नौजवान जहाँ फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और कुछ ऐसा तबका है जो सिर्फ सेल्फ़ी और टिकटॉक की दुनिया में मशगूल के आस पड़ोस का पता नहीं है। सर बिल्कुल ऐसा ही है सर।
आजकल के दौर में सेल्फ़ी का एक स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो हुआ इस तरह के लोगों ने अपनी खुदनुमाई के लिए और अपनी तस्वीरी आगाही के लिए लोगों को अप्रोच करना शुरू करा और एक तरह से कम्युनिकेशन का रास्ता बना। जैसा कि अभी भी आपने बातों में जिक्र किया कि कम्युनिकेशन का एक राब्ता है और जिसके ज़रिए हम लोगों से राब्ता कारी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये मस्बत भी हो सकती है और ये मनफी भी हो सकती है। मस्बत ये उस सूरत में होती है जब हम इसको तामीरी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें, और ये तकरीबी उस वक्त हो सकती है जो हमारे लिए नुकसानदेह बन जाए। ठीक। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ का इस्तेमाल किया जाए तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो हम आगे चलेंगे तो देखते हैं किस तरह ये बीमारी की शक्ल भी इख्तियार करती है। लेकिन बहरहाल ये बात बहुत वसूख से कही जा सकती है कि सेल्फ़ी लेने का जो तरीक़ेकार है, सेल्फ़ी लेने का जो आदत है, वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों में। ठीक है मैडम, मुझे बताएं कि आप ज़्यादा पढ़ाती भी हैं और अभी आप डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह, तो मरीज़ भी आते हैं आपके यहाँ, और तो आपके आजकल ये सेल्फ़ी वाले भी अम्माएँ लेकर आती हैं कि हमारे बच्चे को ज़रा साइड कर दें, ये बहुत फ़ोन में इसको लत पड़ चुकी है और पढ़ाई पे इसका फोकस नहीं है। कुछ ऐसी बिल्कुल, हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो उनमें अक्सर जो यंग हमारे पास अगर क्लाइंट्स हैं या बच्चे हैं और मोबाइल का बेजा इस्तेमाल की शिकायत होती है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिकली सब फील्ड अगर आप कह लें उस मोबाइल के बेजा इस्तेमाल में वो सेल्फ़ी ही है कि उनको है कि हर वक्त कमरे में हर वक्त अपनी तस्वीरें लेना और फिर उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना और हर एंगल से लेना, कपड़े पहनना, बार बार चेंज करना, तो वो पेरेंट्स के लिए भी एक चीज़ जो है वो उकताहट का बाइस बन जाती है। तकरीब में जाते हैं तो वो उनको पेरेंट्स का यही एक होता है कि तैयार हो जाते हैं और फिर घंटों सेल्फियाँ लेते हैं तो जाने में भी देरी हो जाती है, फिर वहाँ जाके भी सेल्फ़ी लेना, तो लोगों से जो एक इंटरेक्शन होता है, जो एक मकसद है उस तकरीब का, वो फौत हो जाता है। तो अक्सर ख़वातीन, पेरेंट्स और जो वालिदैन है वो इस तरह के मसले मसाइल हमें ज़रूर। डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि हमारे यहाँ जैसे मैडम ने फरमाया कि हम इतना मशगूल हो चुके हैं कि जो हमारा मकसद होता है वो मकसद तो साइड रह जाता है और हम ग्लैमर की दुनिया में चले जाते हैं, तो उसका नुकसान इस वक्त। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जैसा कि अभी इकरा साहबा ने ये बात का जिक्र करा, तो मैंने कहा था कि खुद नुमाई। तो ज़िंदगी में हमारे यहाँ दो तरह के लोग होते हैं जो अपने आप को एक मस्बत तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि मनफी तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं। मस्बत तरीके से जैसे कि अभी हमारी आपसे गुफ्तगू से पहले एक साहब की मुलाकात हुई थी, हमज़ा साहब से, जो कि अमेरिका में बैठे हुए थे और उन्होंने बहुत ज़िंदगी में तरक्की हासिल करी अपनी सेल्फ मेड होने की बुनियाद पर। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी कुछ सेल्फियाँ भी, कुछ अपनी तस्वीर और कुछ अपने कारनामे पोर्ट्रेट किए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव तरीके से उन्होंने चीज़ों को हाईलाइट किया और अपनी सेल्फी के ज़रिए लोगों से एडमायर किया और उनको मोटिवेट किया। इसी तरह ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बेतहाशा पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी खुदनुमाई करने की कोशिश करते हैं, इतनी करते हैं कि वो दूसरों की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को भूल जाते हैं, ठीक, उनकी सेल्फ़ इस्टीम को भूल जाते हैं और वो सिर्फ अपने सेल्फ़ को अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब वो लोग जो अपने सिर्फ सेल्फ़ को अंडरस्टैंड करते हैं और दूसरों को भूल जाते हैं, तो इसका मकसद ये होता है कि उनके परसेप्शन में कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन है और डिस्टॉर्शन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो हमारा हो सकता है कि एक यूथ पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए और एक वो यूथ जो कि नेगेटिविटी की तरफ चले जाएगा, जो कि हम देख भी रहे हैं। तो हमें बेसिकली उनको रहनुमाई करने की भी ज़रूरत है, गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। ठीक है सर, वक्फ़ा बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में, तो यहाँ वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे इकरा साहिबा से इस बारे में कि क्योंकि पढ़ाती भी हैं बहर यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आजकल जो एक ज़माना था स्टूडेंट्स का, एक जो सोच थी, अब की सोच में क्या फ़र्क है? क्योंकि उस ज़माने मोबाइल फ़ोन नहीं थे, नोट्स पे काम होता था, तो जहाँ फ़ायदा मुस्बत भी है वहाँ नेगेटिव भी है। तो इस वक्त क्या रुझान है, ज़्यादातर इनको क्या फेसेस करने पड़ रहे हैं और क्या पैगाम होगा पेरेंट्स के लिए? वक्फ़े के बाद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन सिटी एचएन, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में मतलब हाजिर खिदमत है जनाब अली, जहाँ मालूमात में इजाफा हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ थोड़ा आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने की कोशिश में मगन है सिटी 21 के तवज्जुह से कि आप बैठे हैं तो आपको सुबह में कुछ मालूमात में इजाफा हम कर लें, कुछ सीख लें। वैसे तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सीखे सिखाए हैं क्योंकि गूगल हमारे हाथ में होता है और हम 2 मिनट में गूगल करके सर्च कर लेते हैं और कहते हैं ये तो मुझे पता है, अच्छा आगे बात करो। तो बात तो हमें पता होती है आया कि इम्प्लीमेंट करें नहीं करें। डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए, डॉक्टर इकरा ना साहब आप ज़ाहिर पढ़ाती भी हैं और डॉक्टर की हैसियत भी रखती हैं, तो ये जो हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में मामला जो पहले के ज़माने जो हम ब्रेक से पहले थे
हम तो नोट्स पे काम करते थे, देखा जिद्दत भी आ गई है, फ़ायदा भी हो रहा है। तो क्लास में अब क्या रवैया है स्टूडेंट्स का, जो एक पहले के बिल्कुल बच्चे चुप होके जी एक आवाज़ हुई सारे खामोश हो जाते थे, और अब मामला ज़िंदगी थोड़ा चेंज होता जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी आती जा रही है, जहाँ उसको पॉजिटिव ले लें, इसको इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। मोबाइल, सेल्फी, ये क्या इम्पैक्ट डाल रहा है इस वक्त पढ़ाई पर? देखिए वही वाली चीज़ है ना कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर हम पॉजिटिव की तरफ लें कि अगर बच्चे को अगर किसी के नोट्स कॉपी करने हैं, पहले फ़ोटो कॉपियर पे जाए और आपके पास टाइम नहीं है तो आपने तस्वीर खींच ली अपने हेल्प के लिए, आपने टीचर कोई के नोट्स हैं किताब में से कुछ है तो आपने तस्वीर खींच ली। अब मसला ये है कि वो जो बच्चा है वो क्लास में अपनी तस्वीरें खींच रहा है। अच्छा। क्योंकि उसे पोस्ट करनी है विद 49 अदर्स। अच्छा। और अगर वो पोस्ट नहीं करेगा तो फ्रेंड्स उसके फिर उसको लानत मलावत भी करेंगे कि भाई तुम्हारी तस्वीर नहीं आई, तुम कहाँ हो, कैसे हो, फिर वो लोकेशन भी शेयर करनी है कि हम क्लास में लेक्चर ले रहे हैं। तो एक जो है ना एक सिंबल, एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है, एक सोशल एंजाइटी भी है, एक सोशल प्रेशर भी है स्टूडेंट्स के ऊपर और आज की यूथ के ऊपर कि अगर वो सेल्फी नहीं लेंगे और अगर इतनी सेल्फियाँ उन्होंने दिन में नहीं ली और पोस्ट नहीं की तो लोग उन्हें जो है ना वो सोसाइटी से शायद थोड़ा सा कट कर देंगे, काट देंगे। और लिटरली यूनिवर्सिटी में देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स सेल्फीज़ वगैरह नहीं लेते उनको बच्चे ज़रा अलग करके रखते हैं, उनसे बातचीत करने में थोड़ी सी हम देखते हैं कि उनसे कम बात करते हैं, उनका ग्रुप थोड़ा अलग होता है जो इतना ज़्यादा इस सेल्फीज़ और इन तैयार होने में, सेल्फीज़ लेने में और इन स्नैपचैट्स और इन इस तरह के जितने भी मोडेम इनकी तरफ नहीं होते, मीडियम्स की तरफ। तो बच्चे उनको थोड़ा सा अलग करते हैं, उन्हें बुली भी करते हैं बातों में, उनके ऊपर ऐसे वर्बेटम्स भी थ्रो करते हैं। तो ये अब जो है एक ऊंच नीच चल रही होती है क्लास में जो हम देख रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि इसको कंट्रोल करें, मगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़माना बढ़ रहा है तो वो कंट्रोल जो है वो एक हद से बढ़ रहा है और वो जो है वो हाथ से बात निकलती जा रही है। तो ये तो एहसास कमतरी का शिकार वो बच्चे तो हो जाते होंगे सर कि उसने सेल्फी, जैसे मैडम आपने कहा कि सेल्फी तुम कहाँ हो, किधर हो, तो उसको मजबूरन भी अच्छा फिर एक माँ बाप के ऊपर भी अच्छा इसको फ़ोन भी दिलाना है, बच्चे बाबा मेरे पास ये फ़ोन है, अच्छा ये भी एक बड़ा अजीब है ना कि मेरे पास ये वाला फ़ोन 32 मेगापिक्सल चाहिए ताकि मेरी तस्वीर अच्छी। अच्छा अभी मैं एक ड्रामा देख रही थी, उसके अंदर एक बड़ा इन्होंने अजीब कॉन्सेप्ट दिखाया, खातून अपने मियाँ को हर वक्त वीडियो कॉल करती हैं। अच्छा। अब वो हर वक्त देखने के लिए तुम कहाँ हो तो हम इस तरीके से भी जो है ना वो लोगों के अंदर ये कर रहे हैं ताकि आप अपनी सेल्फी भेजें, हर वक्त वीडियो कॉल करें ताकि आपको पता हो कि कौन कहाँ पर है। तो सेल्फी लेना इसलिए भी ज़रूरी है, बैकग्राउंड पता हो आपको कि कहाँ पर है। सर ये तो बड़ा मसला हो जाएगा अगर हस्बैंड बाहर गया, आप किधर गए नहीं गए, आप ऑफिस गए नहीं गए। बिल्कुल है ये तो इकरा साहबा ने बहुत अच्छी बात की है कि जो लोग हद से ज़्यादा सेल्फी इस्तेमाल करते हैं और सेल्फी का प्रोसीजर यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हमने देखा है कि 3 तरह के लोग हमारे सोसाइटी में, यूथ, नौजवान या कोई एडल्टहुड के जो लोग होते हैं वो आते हैं और हमारी क्लिनिक तक भी अप्रोच करते हैं, जिसको हमने बीमारी की एक अक़साम है उसको नाम भी दिया। जैसे कि अभी इन्होंने जिक्र किया कि वो हस्बैंड या तो वाइफ को फ़ोन कर रहा है तो वीडियो कॉल करने की कोशिश कर रहा है, या वाइफ कर रही है तो हस्बैंड के साथ वीडियो कॉल कर रही है। तो उसको 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो ये वही कि उससे मिलना चाहती है, उससे जानना चाहती है कि वो कहाँ है, और दूसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं बदगुमानी। तो कुछ पैरानोया जो हमारे ट्रेड्स होते हैं इंसान के अंदर, वो उसको अपनी तक़वियत देने के लिए, मानने के लिए कोशिश करती है, जानने के लिए कोशिश करती है कि मेरा पार्टनर इस वक्त है कहाँ। ठीक है। तो एक तो वो लोग हैं जो हम तक अप्रोच करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जैसे कि इकरा ने बात की थी अभी कि बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ बनाते हैं, और जब इतनी ज़्यादा सेल्फियाँ बनाते हैं तो उसके अंदर वो देखते हैं कि कौन सा उसका गेस्चर अच्छा है, कौन सी तस्वीर ज़्यादा मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा ये वाला प्रोफाइल अच्छा रहेगा। वेरी गुड। और अगर उसके पीयर ग्रुप की तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, वैलिडेशन नहीं आई, तो उसके अंदर वो नेगेटिविटी जनरेट होना शुरू हो गया। ज़हनी तनाव। बिल्कुल, जिसको आपने ज़हनी तनाव का नाम दे दिया, जिसको हमने लो सेल्फ इस्टीम का नाम दे दिया। उसकी सेल्फी पे इतनी लाइक्स और मेरी सेल्फी पे इतनी लाइक्स नहीं, और वहाँ से फिर वो एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार होने लगता है। तो हमें देखना चाहिए कि क्या सेल्फी किसी शख्स के अंदर को ज़हनी मर्ज को पैदा भी कर सकती है। इसको बीमारी के तौर पे तशख़ीस किया जा सकता है। फिलहाल अभी हम कहते हैं कि हतमी तौर पे ये फैसला नहीं किया गया, लेकिन 2023 दिसंबर के अंदर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ये फैसला किया कि अगर ये हद से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी है जैसे कि अभी, और अनकरीब हो सकता है कि जो कि हमारी एक तशख़ीस का क्राइटेरिया दैट इज़ कॉल्ड DSM, अच्छा, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो कि साइकेट्रिक डिसऑर्डर को रूल आउट करती है, उसके अंदर हो सकता है कि अनकरीब इसको एक बीमारी का नाम दे दिया जाए। अच्छा। जैसे कि पिछले दिनों इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, जी 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 जी, तो ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से सिलसिला चला आ जा रहा था। हम देख रहे थे कि लोग गेम खेलते हैं, इतना गेम खेलते हैं, दे बिकम एडिक्टेड। तो जब किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाए और उसकी वजह से आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर होने लगे, तो डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड इलनेस।
तो अब अनकरीब आप ये देखिएगा कि ये भी हो सकता है कि एक तशख़ीस की शक्ल इख्तियार कर लें। सही मैडम, इस पर कोई रिसर्च जी अब तक आपके सामने? बहुत सारी रिसर्चेस जैसे WHO भी कर रहा है और बहुत सारे जो साइकोलॉजिकल इदारे हैं यहाँ के भी, पाकिस्तान के भी, बाहर के भी, वो इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और जिसके अंदर ये देखा जाता है कि सेल्फ़ी लेते हुए इसके दौरान जो है एक्सीडेंट्स और जिसमें मौत भी हुई है, लोगों की ज़िंदगियाँ भी गई हैं और लोगों के रिश्ते भी ख़राब हुए हैं। तो इस चीज़ का रेशो जो है ना, रिसर्च भी कह रही है कि बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब वो एक हमारा जो DSM है उसके अंदर इस चीज़ को अब इंक्लूड किया जा रहा है, शामिल करने का सोचा जा रहा है। तो वो इसी वजह से, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ऑथेंटिक रिसर्चेज आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेश की जा रही हैं, बहुत सारे आप कह सकते हैं कि एविडेंस पेश किए जा रहे हैं इस चीज़ के लिए, सेल्फीज़ को लेते हुए और इससे रिलेटेड जितने भी डिसफंक्शनल चीज़ें जो हो रही हैं, जितनी नेगेटिविटी फैली है उन चीज़ों को लेकर। तो इसलिए रिसर्च वर्क इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर काम हो रहा है। तो रिसर्च इसको बहुत सारे तरीक़ों से एविडेंस कर रही है, क्योंकि पहले तो हम इसको जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में हम एक सेल्फ मैनेजमेंट कह लें या इंप्रेशन मैनेजमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे कि सेल्फ मार्केटिंग है, लेकिन अब वो सेल्फ मार्केटिंग वाला आंसर रहा नहीं है, दिखता ही नहीं है। अब ये कुछ और बनता जा रहा है। अब ये अपने पॉजिटिविटी के लिए हम यूज़ नहीं करें, अब हम सिर्फ शो ऑफ के लिए ज़्यादा यूज़ करें, अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें। और मेरा नहीं ख्याल कि सेल्फी अब किसी और पॉजिटिव मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। डॉक्टर साहब, फतूर और बीमारी में कोई फ़र्क है? नहीं, बीमारी तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है जो कि क्लासिफाइड है ना। फतूर एक तरह से आदत का एक एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है, यूँ कह सकते हैं। इधर अभी इकरा ने एक बात की थी जो कि हमने बात करना चाहूँगा कि नार्सिसिज्म, ठीक है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नरगिसियत, ठीक है, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। जी जी। वो लोग जो अंडरलाइन किसी न किसी लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होते हैं या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, तो वो अपने आप को बहुत खुद नुमाई चाहते हैं, खुद सताइश चाहते हैं, सेल्फ अप्रूवल चाहते हैं, वो दूसरों की एम्पैथी का ख्याल नहीं रखते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो कि नार्सिसिस्ट होते हैं और नार्सिसिज्म का शिकार होते हैं, वो लोग हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फी बनाने का इस्तेमाल करते हैं। तो एक चीज़ हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या उस शख्स के अंदर कोई नार्सिसिज्म जैसी पर्सनैलिटी के कुछ उनसर तो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अगर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उसको किसी न किसी अपने माय नफ्सियात से रुजू करना चाहिए, किसी साइकियाट्रिस्ट से रुजू करना चाहिए, ताकि बेहतर वक्त पे बेहतर इलाज किया जा सके और उसको बेहतर रहनुमाई दी जा सके। ये भी हमें करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या चीज़ें नोट करते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि क्या से आप जांच लेते हैं कि ये इसका असर सेल्फी का है? देखिए, एक तो सबसे पहले कि आपकी साइकोलॉजिस्ट की अपनी एक ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है, कि इंसान बात कैसे कर रहा है। क्योंकि जब सेल्फ़ी, जिस तरीके से वो लोग सेल्फ़ी लेते हैं, तो उनका जो मुंह बनाने का तरीका होता है, देखने का तरीका होता है, तो वो पाउट फेस बनाते हैं, पाउट फेस कह लें, आंखें घुमा के करने का, फेस को जिस तरीके से प्रोफाइल लेते हैं, तो वो फिर उनके अंदर वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है ना, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो चीज़ आ जाती है। हाँ। तो जब एक साइकोलॉजिस्ट सेशन ले रहा होता है और उनकी, क्योंकि हमारी पूरी ऑब्जर्वेशन जो है टोटली हम उनके ऊपर होते हैं, क्योंकि हमें एक्टिवली उन्हें सुनना होता है, उन्हें देखना होता है, तो वो सब समझ आ रहा होता है कि मसला कहाँ से आ सकता है। और फिर आप जब सवाल करते हैं उनसे, क्लिनिकल इंटरव्यू करते हैं, आप अपने सवाल ऐसे पोर्ट्रे करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं लिंक बन रहा होता है कि उस मोबाइल का इस्तेमाल है और फिर वो सेल्फ़ीज़ भी हैं। और वो सेल्फ़ीज़ क्यों इस्तेमाल हो रही हैं? क्योंकि उन्हें अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करना है और वो चाहते हैं कि लोग उनको जो है वो कमेंट करें, पॉजिटिव कमेंट करें, और लोग उनको अगर पॉजिटिव कमेंट नहीं कर रहे तो उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं और वो लोगों से क्या चाहते हैं, लोग उनसे क्या चाह रहे हैं, और फिर वो एक लंबा सिलसिला जो है थेरेपी सेशंस में चलता है। डॉक्टर साहब, किस उम्र के लोग इस जद में ज़्यादा नज़र आते हैं आप? जैसे कि आप भी जानते होंगे कि हमारी जो यूथ की पॉपुलेशन इस वक्त है, जिसको हम कहते हैं कि 18 साल से 24 साल तक की उम्र है, उससे ज़्यादा भी हमारी यूथ में काउंट किए जाते हैं लोग। वो 60% हमारी कंप्राइज करती है पॉपुलेशन पाकिस्तान के अंदर, और वो लोग इसका ज़्यादा शिकार हैं। ठीक। लेकिन एक चीज़ रिसर्च में कुछ ये भी देखने में आया है कि मेल जो हैं, मर्द हजरात जो है, सेल्फी अंडर द एज ऑफ 40 वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा। और 40 के बाद कहा जाता है कि ख़वातीन इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा, एक तरह की मैं बात में इसमें एक और चीज़ प्लस करते चला जाऊँ कि जो अभी आपने इवैल्यूएशन की बात की थी, एक तो एक ने बहुत अच्छी बात की कि जो हमारी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, जो गुफ्तगू का तरीक़ेकार है, जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग, उसके ज़रिए हम उससे गुफ्तगू करते हैं और उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि वो किस पैटर्न का इस्तेमाल करता है सेल्फी लेने का, और उसके साथ साथ उसके इमोशनल और फिजिकल चेंजेस उसके बॉडी में क्या आ रही हैं। ठीक है। उसके साथ हमारे पास स्ट्रक्चर तरीक़ेकार होता है, दैट इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा।
उसको हम पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं, उसके ज़रिए टेस्ट करते हैं, जिसके ज़रिए हम रूल करते हैं कि ही एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, डिप्रेशन, OCD, स्किज़ोफ्रेनिया एंड अदर काइंड ऑफ इलनेसेस। तो वो जो सेल्फी लेने की वजह से बीमारी का शिकार होते हैं, बेसिकली फिर हम उस बीमारी को टारगेट करते हैं, उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और सिम्टोमेटोलॉजी जो होती है वो, जो कि मैडम ने कहा, वो साइकोथेरेपी के ज़रिए उसकी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करते चले जाऊँ, ये सेल्फ़ी की जो हम बात कर रहे हैं तक, ये कोई आज की बात नहीं है। कहते हैं कि 1838 में 1839 के अंदर पहली सेल्फ़ी ली गई थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और जब हमारे पास दूसरे किस्म के कैमरे होते थे, आपको याद होगा, इसमें हम टाइमर लगा दिया करते थे। जी 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 और जी सब जी। लोग और टाइमर के साथ फैमिली खड़ी हो जाती थी और वो तस्वीरें आ जाती थी, वो भाग के आते थे लोग। 36 का एक रो 37 का रोल होता था और ट्राइपॉड पर तो रख के, इसका हाँ। मकसद ये हुआ कि इंसान के अंदर ये जिद्दत पसंदी और ख़ुद नुमाई की आदत, वो आज की तो नहीं है, वो फितरतन अल्लाह ताला ने डाली है कहीं ना कहीं। ठीक है। लेकिन अगर उसको हम पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट आएंगे सोसाइटी के अंदर, लेकिन अगर उसको नेगेटिव यूज़ करेंगे तो उसके नेगेटिव आस्पेक्ट आएंगे। जैसे कि करण ने भी बात की थी बीच के अंदर, सोशलाइजेशन। एक वो बच्चा जो कि लो सोशलाइज करता है, जी। लोगों से इंटरेक्ट कम करता है, वो सोसाइटी में बुली भी हुआ है, और उसके पेरेंट की तरफ से या दीगर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उसके लो सेल्फ इस्टीम को इनकरेज किया गया था, वो अब सेल्फी के ज़रिए दूर किया जा सकता है। तो सेल्फी को हम एज ए पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और उसको नेगेटिव एस्पेक्ट को भी देख सकते हैं। सर, वक्त की कमी है, और अब आप मुझे भी बताएं कि ज़्यादा सेल्फ़ी या ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करने वालों के नुकसानात क्या क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनके कॉग्निशन के ऊपर बहुत सारे असरात हैं। अगर हम सिर्फ फिज़िकल सिम्टम्स के अलावा बात करें, ज़हनी सिर्फ सेहत की बात करें, तो उनके कॉग्निशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होते हैं। फिर यह है कि उनके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और अगर आप इनके ज़रा सिवियर लेवल पे चले जाएँ तो उनके अंदर पैरानोया, डिलूजन्स वाली चीज़ें भी आएंगी, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल बज नहीं रहा मोबाइल, लेकिन उन्हें फिर भी लग रहा है कि मोबाइल बार बार बज रहा है। कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन उन्हें फिर भी ये वहम हो रहा है कि मैसेज आ रहा है। तो बार बार अपनी नज़र, अपनी उस अटेंशन को डाइवर्ट करना मोबाइल की तरफ, और बार बार उस चीज़ को देखना कि मोबाइल सही है, चार्ज है, नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं एक जहनी सुकून को किल करने के लिए काफ़ी है। ओके फाइन। सर, आखिर में मुझे बताएं, बच्चों को हमारी माएँ फ़ोन दे देती हैं, ठक, खाना पका रही हैं फ़ोन, पढ़ा कुछ कर रही हैं तो फ़ोन, मतलब एक शॉर्टकट, सॉरी टू से, बुरा ना मानिएगा इस बात पे, लेकिन ये करना ज़रूरी इसलिए कि बच्चों के वो जो है ना, एक बच्चे की ग्रोइंग एज होती है, उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, और फिर बच्चों को चश्मे लगते हुए देख रहे हैं। तो इसमें सर आपका क्या पैगाम है? मैं ये कहूँगा कि देखें, जो भी ग्रोइंग एज है उसमें पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को ब्लैक एंड वाइट्स बताने चाहिए, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है। उन्हीं चीज़ को लेके बच्चों को लीड करना चाहिए। हम हेल्थ के हवाले से एक बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सोशल, फिजिकल एंड मेंटल। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो इसका मतलब उसकी ऑटोमेटिकली फ़िज़िकल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी और मेंटल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। और उस फ़ोन के इस्तेमाल से अगर उसकी मेंटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो ऑटोमेटिकली सोशलाइजेशन वीक हो जाएगी और फिज़िकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये तीन ट्राइका हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड अप है। तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी हवाले से, मैं कहूँगा कि ब्लैक एंड वाइट्स यानी व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट बता के चीज़ों का इस्तेमाल दें, तो मैं समझता हूँ आज की हमारी यूथ जो वो बेस्ट डायरेक्शन के अंदर लीड करेगी। ठीक है। और मुख्तलिफ़ किस्म के कामयाब इंसान, नौजवान हमारे माशरे को दस्तयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इक़रा नाज़ साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप पढ़ाती भी हैं और लोगों को सेट भी करती हैं, सुधारती भी हैं। ज़ाहिर है क्योंकि आपका एक वसी तजर्बा है, साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ सीनियर साइकोलॉजिस्ट आप सर, आपका बेहद शुक्रिया शोएब साहब, आप लोग आए और आप से हमने कुछ सीखा और लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश की। वक्त की थोड़ी सी कमी थी, वरना सवाल तो बहुत से उमड़ने को है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपने उसको किस तरीके से अपने फ़ोन का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली। अब आपके हाथ में चीज़ तो आपके हाथ में आ गई, आपने ज़िद करके अपने मम्मा पापा से ले ली है। अगर डिपेंड करता है उसका यूज़ किस तरीके से आपने करना है, अपनी आँखों को, दिमाग को एक्टिव रखना है। सीखें ज़रूर, दुनिया हमसे पहले तो हमारे गोरों के पास ये चीज़ें उनके पास पहले थी और वो किस तरह इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। तो हम कहाँ किस तरफ बढ़ रहे हैं और कहाँ बढ़ना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले मेरे ख्याल से देखना चाहिए कि ज़ाहिर ग्रोइंग एज होती है तो उसमें अपने बच्चों की नशोनुमा के लिए बहुत अहमियत कहाँ मिले। तो देखें अपने आप के अपने इतराफ़ में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वफ़ा लेंगे। वफ़े के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, कहीं मत जाएगा। सिटी एट 10। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10। आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोगों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। जनाब अली, अल्लाह ताला का एक मरतबा फिर शुक्र अदा करेंगे जिन जिन लोगों ने अब तक टेलीविज़न नहीं लगाया था और अब आप ट्यून करके आए हैं सिटी 21 पर। तो जनाब अली, ये सिटी एट 10 मॉर्निंग शो जारी सारी है, सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, और टैलेंटेड लोग भी हमारे साथ आए और अपना नाम रोशन कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान भर में। अमीर हमज़ा
और माशाल्लाह बड़े गोल्ड मेडलिस्ट, बड़े चीज़ें उन्होंने विन की हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, और बड़ा एक नाम पाकिस्तान के माहीगीर के बेटे भी हैं। इस पर भी हमने बात की, फिर सेल्फ़ी के ऊपर भी बात की आज के हमारे इसमें कि यार ये कोई किल्लत है, क्या है ये कोई वजह है, क्या हो रहा है सब कुछ। लेकिन वक्त के साथ साथ एक चीज़ बहुत अहमियत का हामिल है जनाब अली, वो ये है कि सर्दियाँ जो हैं वो आने को हैं। वैसे तो मौसम तकरीबन बन तो चुका ही है, सब्ज़ियाँ फ्रूट सब कुछ आ चुके हैं, शायद जैकेट्स कोट्स भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन आया कि सर्दी कराची में क्यों नहीं आ रही है, क्या वजह है इस पर तो मैं बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आएगी अपने वक्त पर आएगी जब बहता जाएंगे। तो आज जो है हम बात कर रहे हैं खुश्क जल्द, क्योंकि ज़ाहिर तब्दीली मौसम, तो खुश्क जल्द का होना ना सिर्फ बल्कि एड़ियों का फट जाना यानी ब्रेक हो जाना। अक्सर आप बेशतर ख़वातीन और मर्द हज़रात में एड़ियाँ बड़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं, ख़ासतौर पर वो अफराद जो शुगर पेशेंट हैं उनके लिए भी बड़ा एक है सिलसिला कि उनको अपने आप को कैसे बेहतर रखना है। तो हमारे साथ जो हैं हर्बलिस्ट की हैसियत रखती हैं, सीनियर हर्बलिस्ट रहे हैं हमारे साथ बिल्कीस शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ़ फरमा हुई एक मरतबा काफ़ी फिर दिनों बाद, काफ़ी सालों बाद जनाब अली और अज़रा ज़फ़र साहिबा हर्बलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह। आप ठीक हैं? तो भी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का तशरीफ़ फरमा हुई। काफ़ी सालों बाद आपने सही फरमाया, क्योंकि ज़ाहिर है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अल्लाह गरीक रहमत करे, वहाँ पर हमारा मिलाप होता था और मैडम अपने वो ज़बरदस्त से टोट के बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बताया करती थी और लोग बड़ा इंतज़ार करते थे बिल्कीस साहिबा का कि ये आएँ। और उसके बाद वो सेगमेंट बड़ा ख़ास होता था, उस सेगमेंट में कभी कभी हम भी हुआ करते थे और इनकी चीज़ों को सॉरी हम ख़राब करते थे, लेकिन बेचारी टोट के बताती थी और हम जो है वो करते थे। और तबीयत कैसी? ठीक है, मज़े में? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सही जा रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। और बात मौसम की तब्दीली, और मौसम की तब्दीली हो रही है या नहीं हो रही, कोई कन्फ्यूजन चल रही है? अच्छा, मैं आपको एक ना अज़राए मज़ाक एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। मेरी एक पेशेंट ने मुझे कहा डॉक्टर बिल्कीस आपसे एक बात पूछते बुरा नहीं मानिएगा। मैंने कहा क्यों? कह रही कि क़यामत की निशानी नहीं कि नवंबर में कराची में सर्दियाँ नहीं है। कराची नहीं, इस्लामाबाद में भी नहीं है। मैं कल ही आई हूँ इस्लामाबाद से, वहाँ भी गर्मी, वेदर इतना ख़राब है वहाँ का, बहुत पोल्यूशन इतना है, बहुत ज़्यादा स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा है। वो तो मौसम चेंज ही नहीं दे, वो कह रहा है चाँद नहीं दिख रहा, सर्दियों का चाँद नहीं दिख रहा, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैंने कहा नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अपने अमाल हमें सही करना चाहिए। ग्रीनरी जो हमने ख़त्म की है, कंक्रीट का जाल बिछा दिया जी कंक्रीट का जाल, इसी वजह से ना कि देखिए अगर आप नेचर को डिस्ट्रॉय करोगे तो नेचर आपको डिस्ट्रॉय करेगा। हर वो चीज़ जो अपने रूट के साथ जुड़ा रहता है वो कभी भी जो है ना तबाह बर्बाद नहीं होता। तो हमने गलतियाँ की, कोताहियाँ की, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और आगे के लिए जैसे ग्रीन पाकिस्तान अगर बन जाए तो ये सारी चीज़ें कदरे बेहतर हो। प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है मैडम। हमारा घरों में लगाएं आप। हाँ, घरों में लगाएं। हाँ, घरों में लगाएं, घरों में लगा लें, वही सेफ रह सकते हैं। बाहर तो लगाएं तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उसमें पानी नहीं देते और पता नहीं क्या होता, ख़राब हो जाते हैं। मैडम हमारे यहाँ मौसम की तब्दीली है, खुश्क जल्द का हो जाना, ठीक है, और फिर एड़ियों का भी फट जाना, और फिर बहुत सी चीज़ें, गले का ड्राई होना, पानी का कम पीना, थोड़ा सा इस पर ज़रा रोशनी डालें। देखिए अच्छा हाँ, जी हाँ बताएं, क्योंकि हम लोग पानी का इंटेक कम करते हैं इस मौसम में। वैसे तो हमें 8 गिलास 10 गिलास पीना चाहिए, तो हम लोग सुस्ती में आ जाते हैं और कम पानी पीने लगते हैं, इससे है ना ड्राई स्किन हो जाती है, तो ये एड़ियाँ फटने लगती हैं और फिर विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे जिस्म में। तो आजकल तो ऑरेंज वगैरह आ रहे हैं, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें तो बेहतर है। ठीक है मैडम, क्या आपके पास थोड़ा सा बताएं मुझे, जो स्किन ड्राई हो जाती है? जब मौसम तब्दील होता है, सर्दी की तरफ हम जाते हैं, तो अक्सर हमारे घर में बुज़ुर्ग, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, अक्सर हमारे घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें एक बीमारी आती है फालिज की। अच्छा, ठीक है, ये इससे हट कर है, लेकिन ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट मौजू है इसलिए मैं बात कर रही हूँ। क्यों? हमारी ग़िज़ाई बिगाड़, पानी का इस्तेमाल इनटेक करें। अब सूप में भी पानी होता है ना, अपनी ग़िज़ा को ज़ूद हज़म ग़िज़ाएँ रखें। देखिए मैं कल भी कराची प्रेस क्लब के में थी, तो वहाँ लेक्चर दे रही थी, तो मैंने उनका कहा देखा निहारी, निहारी लफ्ज़ देखे, निहारी, निहार पेट हम कब खाते हैं? सुबह खाते हैं, सुबह खाते हैं, नहीं अब तो अक्सर रात को भी खाते हैं। जी है तो है ना। ग़िज़ा अपनी बहुत ही सादा रखें, पानी का इंटेक करें, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड नहीं होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, क्योंकि हाइबरनेशन पीरियड में चले जाते हैं। जैसे कराची वगैरह में तो सही है, लेकिन नॉर्दर्न एरिया में ऐसा होता है आग जलाया बैठे हुए। ठीक है, जब आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड
इतना अच्छा नहीं है। और आपकी ग़िज़ाएँ अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली होंगी तो बीमारियां भी आएगी, आपकी स्किन भी ख़राब होगी। और जी यानी कि ड्राई स्किन के लिए तो मॉइस्चराइजिंग इस्तेमाल करनी चाहिए ना। हम लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, नीम गर्म पानी, बिल्कुल ठीक है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें सुबह और फिर मॉइस्चराइज कर लें। कुछ भी हो, ऑयल हो, आलमंड ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, इससे मॉइस्चराइज करें अपने आप को। ओके फाइन। घर में हम बहुत से लोशन, जैसे मैडम ने कहा, जी बिल्कुल। देखिए पहले के ज़माने में ना हर मौसम को वेलकम किया जाता था, चाहे सर्दियाँ आए चाहे गर्मियाँ आए। तो अभी मैं आपको वेलकम विंटर का बता देती हूँ कि इसको देखिए, अल्लाह गफूर रहीम ने हमारे साथ बड़ा इंसाफ करते हैं ना, 70 माओं से ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। ऑरेंजेस तो हैं, लेकिन लेमन तो हर वक्त मिलता है, शलजम आ जाता है, अच्छा, शक्करकंदी आ जाती है। शक्करकंदी आपको पता है बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। अच्छा, उबाल लिया, उबालने के बाद निकाल लिया, उसमें आप कुछ भी ना करें, सिर्फ आलमंड ऑयल नहीं तो कुकिंग ऑयल जो आपके घर पे है ना, अच्छा। कुकिंग ऑयल, बिल्कुल सेफ फ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, आपने शक्करकंदी, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें फाइबर होता है। जब आप उबालते हो ना, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, छिलका उतारने के बाद उसमें फाइबर नहीं होता। उसको आप मैश करें विथ ऑयल, अच्छा, कोई भी ऑयल, ठीक है। उसके ये जो सॉरी जी 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 मुकम्मल करें। उसके बाद आप ऐसा करें, जैसे उसको मिक्स कर लिया, मिक्स करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी में डालें। अगर घर से बलाई डाल सकते हैं कि स्किन बहुत ड्राई है तो बलाई डालें, बेस्ट मॉइस्चराइज़र हो गया। बच्चों को भी लगाएं, बड़े भी लगाएं, पूरे जैसे आपके अगर होंठ फट रहे हैं तो लगाएं। अच्छा देखिए, फटी एड़ियों का जहाँ तक ताल्लुक है तो वो फोलेट की कमी से होता है, आयरन की कमी से आपके एड़ियाँ फटती हैं। अच्छा। या कारपेट, जिनके घरों में कारपेट वगैरह होते हैं, जी जी, उससे भी एड़ियाँ फट जाती हैं। तो सॉक्स पहन के उसके लिए घूमें, सॉक्स भी पहने। और शलजम बेहतरीन है एड़ियों को सही करने के लिए। अच्छा, कुछ भी नहीं करना, शलजम उबाल लिया, मैश किया, अपने एड़ियों पे लगाया, आपने बैंडेज बांध दिया, ठीक है, रात को लगा के सोए अगर डिस्कम्फर्ट नहीं होते। ठीक है। सुबह आप देखें आपकी एड़ियों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अंदर से अपनी ग़िज़ा में विटामिन B1, B6, B12 यानी कि बहुत सारी मल्टीविटामिन आराम से मिल जाती है। अगर आपके हर वक्त फटी एड़ियाँ रहती हैं तो आपको, जैसे हम नेचुरोपैथी में कहते हैं, शरबत फौलाद, ठीक है, किसी भी अच्छी कंपनी का लेके पीना चाहिए, क्योंकि ये अलार्म है, ये इंडिकेशन है आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, तो आप में आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो सही नहीं है। ठीक है, इम्यून सिस्टम सही है और उसको रखना है। शुगर पेशेंट्स के लिए एड़ियों को बचाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, अज़रा बहन से बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, सिटी एट 10 आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। मौसम की तब्दीली है और मौसम की तब्दीली में जनाब अली फ्रूट्स भी आ रहे हैं, किनू शिनू भी आ रहे हैं, ऑरेंजेस आ रहे हैं और शलजम भी आ रहा है। शलजम गोश्त भी पकेगा और बहुत कुछ खाएंगे, एंजॉय करेंगे, पालक भी पकेगी, फ्रेश सब्जियां, मूलियां भी आ रही हैं, तो गाजरें भी आ रही हैं, तो उनका इस्तेमाल भी करना है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से आगे बढ़ाना है जनाब अली। तो हम ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि अज़रा बहन, क्योंकि ये भी हर्बलिस्ट कह सकते हैं, बिल्किस बहन भी हमारे साथ मौजूद हैं, माशाल्लाह एक वसी तजर्बा रखती हैं दोनों। अज़रा बहन, शुगर पेशेंट हमारे यहाँ अक्सर बेशतर एहतियात नहीं कर पाते, एड़ियाँ फट जाती हैं, उसको बस चलाते रहते हैं, तो घर में कोई ऐसा टोटका जो आप बेहतर समझती हो कि ये करना चाहिए? शुगर पेशेंट को तो अपना डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल बहुत चेंज करना चाहिए। सुबह उठें, वॉक करें थोड़ी, है ना, और ये अपने जो नाश्ता करते हैं उसमें जौ का इस्तेमाल करें, ठीक है, क्योंकि उसमें आप कोई भी ये क्या नाम है किशमिश डाल के उसको पका के वो इस्तेमाल करें, तो उससे तो शुगर हाई तो नहीं हो जाएगी? नहीं, शुगर नहीं, किशमिश एक दो डालने, एक दो डाल, हाँ, ज़्यादा नहीं खाएं। एड़ियों का क्या करें? एड़ियों में तो आप पेट्रोलियम जेली लें, फिर उसके में नारियल कोकोनट ऑयल डालें, फिर उसको मिक्स करके लगा के कॉटन के सॉक्स पहने। मगर सोने से पहले आपको ये करना है, नीम गर्म पानी में अपने पाँव को डिप करके फिर उसको मॉइस्चराइज करना है, ज़रूरी है, फिर सॉक्स पहन के सोएं, पेट्रोलियम जेली लगा के। ठीक हो गया। हाँ, और फिर गाजर और आजकल चुकंदर आ रहे हैं, इसका जूस भी है, ये बहुत फ़ायदेमंद है, आयरन वगैरह होता है,
तो इसलिए आपके जिल्द के ठीक हो लिए गया। भी बहुत अच्छा है। अच्छा बिल्किस बहन, माशाल्लाह आपका एक वसी तजुर्बा है, ना सिर्फ बल्कि आप होम्योपैथिक की भी जी, है आप मैं माशाल्लाह, homeopathic और रजिस्टर मेडिसिन भी आप हैं, जी। और फिर आप तो वैसे भी हर्बलिस्ट भी हैं, जी, तो और आपका क्लिनिक भी एक बड़े वसी पैमाने पे माशाल्लाह आपका चल रहा है। तो कैसा रिस्पांस आता है? लोग मैं देख रहा हूँ बड़ा रुख कर रहे हैं, हर्बल की तरफ बहुत आ रहे हैं कि यार घरेलू चीज़ें मिल जाएँ और सब कुछ। जी बिल्कुल। एक तो देखें आसान इलाज है, ख़ुद घर पे भी कर सकते हैं। अगर देखें आप में लगन हो और आप सच्चाई से जो भी चीज़ को लेके चलेंगे ना, जो पौधा आप सच्चाई से बोएंगे तो वो दरख्त बनेगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। और देखिए नेचुरोपैथी तो शुरू से है ना। मैं चित्राल की हूँ, तो हमारे यहाँ मैं अपने नानी दादी उनसे बड़ों को सबको दे दिया बोन डॉक्टर्स। हमें पता होता था कि जब मैं यहाँ हॉस्टल से जाती थी तो वो मुझसे कहते थे फ़लाँ बूटी ले आओ, फ़लाँ बीमारी के लिए हमें जमा करना है। ठीक है। तो वहाँ पे तो कोई डॉक्टर नहीं था, वो खुद ही किचन डॉक्टर्स थी। अच्छा। तो ये तो सीना बा सीना और ये सब कुछ भी हो जाए। देखिए किसी सर्जन के घर भी आप जाओ ना, वो भी आपको एक दो टोटके ज़रूर बताएगा। तो ये तो हमारे उसमें है ना। हाँ। लेकिन साइंस है, वो आपकी तरक्की के लिए बनी है और बहुत ज़्यादा मेहनत से डॉक्टर बना जाता है, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल। मैडम ये बताएं कि स्किन ड्राई जब होती है तो हम घर में देखते थे ग्लिसरीन मिला अर्के गुलाब और वो थोड़ा सा बताएं उस पर। लोग हमारे कहते नहीं, स्किन खराब ना हो जाए। आपको ml के हिसाब से बता देती हूँ, बहुत ही पुराना ओल्ड इज गोल्ड है। ग्लिसरीन आपने लेना है मेडिकेटेड। ठीक है। मेडिकेटेड ग्लिसरीन की छोटी सी बोतल मिल जाती है। आपने अर्के गुलाब लेना है 50 ml। ठीक है। 50 ml में वो पूरी ग्लिसरीन आप डाल दीजिए। ठीक है। अच्छा, उसके साथ बेस ऑयल कोई भी जो मेरे हिसाब से बेस ऑयल है ना, जो उसको अच्छा करेगा वो तिल का तेल है। तिल का तेल है। तिल का तेल बेहतरीन होता है सर्दियों में। आप है। 1 चम्मच तिल का तेल भी डालकर रख दीजिए अच्छी तरीके से। जब लगाएं शेक वेरी वेल। ठीक है। उसके बाद बच्चों को लगाएं, बड़ों को लगाएं, बुजुर्गों को लगाएं, फाइन। तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जो सीजनल सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है। लाजमी करें। अगर आप ग्लोई शाइनी स्किन चाहते हैं, रिंकल फ्री स्किन चाहते हैं, जो अल्लाह गफूर रहीम ने आपको नेमतें दी हैं, उससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। अज़र बहन ये बताएं कि एड़ियाँ भी हमारी ब्रेक होती हैं, स्किन भी ड्राई होती हैं, हम साथ में देखते हैं छाइयाँ पैरों में भी। जो बुजुर्ग ख़वातीन या जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, उसके लिए कोई है आपके पास कोई टोटका, कोई ऐसी चीज़ तो मुझे शेयर करें। ये है कि अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें। अपना आप लोग रात को सोते वक्त ये जैतून का तेल होता है ना, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। और फिर दूध में डाल के 1 चमचा ये जैतून का तेल पिए आप। अच्छा। इससे आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आप मॉइस्चराइज भी होगा। और हाथ पाँव पे लगाएं आप। अच्छा, बहुत तो खास फायदेमंद है। जैतून मतलब जो लगाने जैतून का लगाने वाला खाने हाँ। वाला नहीं, लगाने वाला ओके भाई। वो इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा। और आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन का बड़ा मसला है, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। हाँ। अच्छा देखिए, बुजुर्गों को एज स्पॉट्स होते हैं। एज अच्छा। स्पॉट्स हाथ पे भी हो जाते हैं, पाँव पे भी हो जाते हैं। या जो शुगर पेशेंट के साथ अगर वो जो है ना बीपी की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये निशान पिगमेंटेशन हो जाती है। ठीक है। जैसे अज़रा ने कहा, तो वो ज़रूर कीजिएगा, वो लगाइए। फेस पे भी छाइयाँ आ जाती हैं, ड्राइनेस के साथ। बिल्कुल छाइयाँ आ जाती है। जाती नहीं है लोगों के लिए सल्फर बाथ बहुत अच्छा होता है। सल्फर बाथ। अच्छा। देखिए बहुत आसान कर देती हूँ। पूरी गंधक आराम से मिल जाता है मार्केट में। इतना सा टुकड़ा अदरक वो क्या नाम है गंधक का लीजिए, बाल्टी में रखिए, खौलता गर्म पानी डालिए। ओके। खौलता गर्म पानी डालिए ताकि वो गंधक इन्फ्यूज्ड हो जाए उस जो बाल्टी है ना उसमें। अभी आपका सल्फर बाथ के लिए आसानी से गंधक वाला पानी बन गया, आप इससे नहाइए। और दूसरी चीज़ है कि अगर मतलब अगर कोई पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, उसके पाँव में फटी एड़ियाँ वगैरह हैं, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए गैंग्रेन होने का कोई, क्योंकि आपका ये ना नमनेस हो जाती है। ठीक है। आपको पता ही नहीं चलता। बाज़ औक़ात ऐसे होते शुगर पेशेंट चलते चलते उनकी चप्पल उतर जाती है, उनको नहीं पता चलता। बाज़ औक़ात उनको जो ना कुछ लग जाता है, कांटा वगैरह नहीं पता चलता। इसके लिए बेस्ट रेमेडी जो है, रात को सी सॉल्ट, ठीक है, जैसे समंदरी नमक, ठीक है, समंदरी नमक टब में डालिए, उसमें अपने पाँव डिप कीजिए। ठीक है। एक तो क्या कहता है कि आपकी सारी बॉडी की टॉक्सिक को निकालने में आपकी मदद करता है। उसके बाद अपने पाँव ज़रूर चेक कीजिए। ओके। पहुँचते हुए जैसे अज़रा ने कहा कि आपने जो ऑयलिंग करनी है वो करते रहिए, लेकिन चेक कीजिए कहीं ज़ख़म तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं रहा है। क्योंकि देखिए एहतियात इलाज से बेहतर है। गैंग्रेन में
फिर जो है ना पाँव कट जाता है। अच्छा, तो ये रोज़ाना की प्रैक्टिस आपने करनी है। आप शुगर पेशेंट की सबसे बेहतरीन दवा वॉक है। ठीक है, वॉक है सुबह। सही है। मतलब आप खाने के बाद भी कीजिए या खाने से पहले भी कीजिए, लेकिन वॉक कीजिए। अब वो बेचारे क्या करें जिनके घुटनों में भी दर्द है, तो वो कैसे वॉक करेंगे? नहीं कर सकते, तो लेट के एक्सरसाइजेस होती हैं वो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको स्वेटिंग हो। ओके, सही है। और ग़िज़ा में देखिए, एक प्लेटर में बनाना बता देती हूँ शुगर पेशेंट के लिए। आप हर चीज़ खाएं, दाल, चावल, और उसमें एक हिस्सा जो है ना, आप भले गोश्त का भी रखें या अंडे का रखें, लेकिन उसके साथ आप सैलड बहुत ज़्यादा रखें, ताकि आप फिलर भी हो। और बेसन की रोटी बहुत बेहतरीन है शुगर पेशेंट के लिए। वक्त की बहुत कमी है और जाना भी है, क्योंकि जी प्लीज जल्दी से बता दीजिए। बस आप अदरक का टुकड़ा लें, दालचीनी लें, इलायची लें और सौंफ लें। इसका कावा बना के रात को सोते वक्त पी लें। ठीक है, आपका गला भी सही होगा, आपको यानी कि सब कुछ सही हो जाए। सर्दियों के मौसम, सर्दियों के मौसम जबरदस्त। ये जाते बड़ी चीज़ है कि गला हमारा ज़्यादा ख़राब होता है। अज़हर बहन, आपका बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बिल्किस बाजी, आपके बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ फरमा हुई और अपने वक्त दिया, और कम वक्त में हमने कुछ सीखने की कोशिश की। जो और सर्दियाँ, मौसम चेंज है, एड़ियाँ फट रही हैं, स्किन ड्राई हो रही है, और शुगर पेशेंट्स के लिए भी हमने बता दिया, और गले के लिए अज़हर बहन ने भी चीज़ें बता दी हैं। तो सर्दियों से बचाएं अपने आप को, बजाय इलाज से बेहतर है सेहत बेहतर, अपने आप को बेहतर बनाएं, औरों को बेहतर रखें, खुश रहें, खुश रखें। हुकूक़ अल्लाह, हुकूक़ुल इबाद को निभाते रहिए, जिस तरीके से हमारे कुरान शरीफ में लिख दिया गया है। पूरी ज़िंदगी सिस्टम पूरा बना हुआ है, तो तवक्कुल अल्लाह कीजिए, सब्र कीजिए, शुक्र कीजिए। ज़िंदगी रही तो कल होगी फिर एक मरतबा मुलाकात, नए गेस्ट, नए सवालात के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।